Knowledge conquers all. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कुलदीप सर केजीआई एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2। जिसका फर्स्ट पार्ट बच्चों हम पहले पढ़ चुके थे। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने उस पार्ट में क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं ना तो हमें उसका रिवीजन जल्दी करना चाहिए, टाइम से करना चाहिए, ताकि वो चीज हमें याद रह सके। इसलिए बच्चों, पढ़ने के साथ साथ ना रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम देख लेते हैं कि हमने उस जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, उसके अंदर क्या क्या पढ़ा था। उसके अंदर बच्चों हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता से हम कैसे वैदिक सभ्यता की तरफ आए थे। फिर हमने वैदिक सभ्यता को भी दो पार्ट में तोड़ के पढ़ा था। एक है ऋग वैदिक सभ्यता, एक है उत्तर वैदिक सभ्यता। फिर बच्चों हमने जब लोह युग आ गया था उसके बारे में जानने की कोशिश करी थी। और फिर हमने जनपद के बारे में जानने की कोशिश की थी, महाजनपद के बारे में पढ़ा था। महाजनपद में जो विशेषताएं थी वो हमने जानने की बच्चों कोशिश करी थी। और उसके बाद बच्चों हमने ये जानने की कोशिश करी थी जो मगध हमारा महाजनपद था वो इतना शक्तिशाली क्यों था, उसके क्या कारण थे, तथा मगध जो महाजनपद था उस पर किन किन शासकों ने राज किया था, इसके बारे में हमने बच्चों काफी विस्तार से जाना था। और आज हम इसके पार्ट 2 में आगे के पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हमारा चैप्टर वही है। ठीक है, इसके अंदर बच्चों हम पहला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो मौर्य साम्राज्य, यानी कि मौर्य साम्राज्य क्या था, कैसे बना, कितना शक्तिशाली ये था, इसके अंदर कौन कौन से शासक देखने को मिले। ठीक है, तो इसके बारे में हम काफी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, यानी कि मौर्य साम्राज्य जो था बच्चों, इसका पहले हम देख लेते हैं कि टाइम पीरियड क्या था। टाइम पीरियड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता बच्चों। जो मौर्य साम्राज्य था ना बच्चों, वो 322 ईसा पूर्व से ना 185 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, और जो मौर्य साम्राज्य था ना वो प्राचीन भारत का पहला विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य था। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था वो प्राचीन जो भारत था उसका सबसे पहला जो विशाल था, वो शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक है, फिर इसकी स्थापना जो बच्चों है ना वो 322 ईसा पूर्व में, यानी कि जो हमारा मौर्य साम्राज्य है उसकी जो स्थापना हुई थी ना बच्चों, वो 322 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, और वो किसके द्वारा की गई थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये काफी बच्चों काफी बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों कि जो हमारा मौर्य साम्राज्य है, ठीक, इसकी स्थापना किसने की थी बच्चों, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, अब चाणक्य जो है, यानी कि चाणक्य, चाणक्य हम किसको कहते हैं, कौटिल्य। इन्होंने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र की बुक लिखी थी, जो कि राजनीति के अंदर आपको काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, उन्होंने उसमें लिखा था कि किस प्रकार शासन चलाया जाना चाहिए। ठीक है, और विष्णुगुप्त, इनको विष्णुगुप्त नाम से भी, इनको 3 नाम से जाना जाता है, एक चाणक्य, एक कौटिल्य, एक विष्णुगुप्त। ठीक है, तीनों नाम से इनको जाना जाता है। ठीक बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि बच्चों जो मौर्य साम्राज्य है उसके निर्माण में चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य की स्थापना में मार्गदर्शन किसने दिया, वो बच्चों है चाणक्य या कौटिल्य, ये भी लिखा होता है, और विष्णुगुप्त, क्योंकि इन्हें तीनों नामों से जाना जाता था बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम जानने की कोशिश करेंगे जो मौर्य साम्राज्य था। अगर साम्राज्य है तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि अगर कोई साम्राज्य है तो उसकी अपनी एक राजधानी होगी। जो मौर्य साम्राज्य था इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। ये वर्तमान में बच्चों हमें देखने को मिलता है पटना, जो कि बिहार का भाग है। ठीक है, तो काफी बार ये पूछ लिया जाता है कि जो मौर्य साम्राज्य है इसकी राजधानी कहाँ है, कौन सी है, वो है पाटलिपुत्र। और कभी कभार ये वर्तमान में पूछ लिया जाता है कहाँ पे है और ये कौन सी स्टेट में है। ठीक है, तो बच्चों आपको इसको काफी ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो इसका विस्तार है ना, तो उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान,
यानी कि जो उत्तर पश्चिम वाला भाग है हमारा अफगानिस्तान, ठीक है, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण में, दक्षिण जब आप मैप में देखते हो ना, दक्षिण यानी कि कर्नाटक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में सौराष्ट्र तक देखने को मिलता है इसका विस्तार में। ठीक है बच्चों, फिर अब हम इसके देखने की कोशिश करते हैं ना कि जो मौर्य वंश है ना, इसके प्रमुख जो शासक कौन कौन से थे। एक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक। ये तीन जो शासक हैं वो मौर्य साम्राज्य के अंदर हमें देखने को मिलते हैं और काफी महत्वपूर्ण शासक हैं ये। अब हम बच्चों इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे एक दो पॉइंट में, ठीक है, क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर वो कम दिया हुआ है इनके बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में हम 4-5 पॉइंट देखेंगे जो कि हमारे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ठीक है। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य जो था उसके अंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका जो टाइम पीरियड क्या रहता है ना, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इनका जो टाइम पीरियड है बच्चों वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जो मौर्य साम्राज्य थे इनके संस्थापक और पहले शासक कौन थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ना मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी बच्चों, ठीक है। और इसके पहले शासक भी चंद्रगुप्त मौर्य ही थे, ठीक है। चाणक्य यानी कि कौटिल्य और आगे विष्णुगुप्त, दो तीन नाम से नहीं जाना जाता था, ठीक है, के मार्गदर्शन में जो नंद वंश था ना उसका अंत किया। यानी कि जब मौर्य साम्राज्य का हमारा बना, ठीक है, उस समय पहले नंद वंश था, तो नंद वंश को क्या किया चाणक्य ने, चाणक्य के मार्गदर्शन से मौर्य जो साम्राज्य के पहले संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उन्होंने ना क्या किया नंद वंश का अंत किया और उसके बाद क्या किया मौर्य साम्राज्य जो था उसकी स्थापना की थी बच्चों, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया पाटलिपुत्र जो था पाटलिपुत्र कहाँ है, बिहार अभी वर्तमान में, ठीक है, राजधानी बनाकर एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य है उसकी जो राजधानी बनाने का काम किया था पहले पाटलिपुत्र, वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम देखने की कोशिश करेंगे कि यूनानी एक शासक था, ठीक है, इसका नाम क्या था बच्चों, इसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। इसको इन्होंने क्या किया था ना, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था पराजित कर उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर अधिकार किया। क्योंकि जब जो उस समय शासक होते थे ना वो अपने विस्तार को करने के लिए ना युद्ध करते थे। अगर वो सामने वाले व्यक्ति को युद्ध में हरा देते थे ना तो उस पे क्या करते थे, उसके साम्राज्य पे ना अपना अधिकार कर लेते थे, जिससे कि वो अपना जो साम्राज्य है उसका विस्तार और अधिक कर पाते थे, ठीक है बच्चों। फिर जब यूनानी जो शासक थे वो सेल्यूकस थे, इन्होंने क्या सेल्यूकस निकेटर को जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने क्या किया पराजित किया और उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था वो किसका था, सेल्यूकस निकेटर का था, उस पर क्या किया इन्होंने अधिकार कर लिया, ठीक है। फिर शासन जब इनके अंत में था, यानी कि जब शासन के अंत में जब इनका टाइम पीरियड खत्म हो रहा था, ठीक है, शासन के अंत में जैन धर्म अपनाया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, और वह श्रवण बेलगोल चले गए, ठीक है बच्चों। फिर दूसरा जो हमें शासक है वो देखने को मिलता है बिंदुसार, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड रहता है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक, इसका हमें जो टाइम पीरियड है बिंदुसार का वो देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। फिर बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे के पुत्र थे, यानी कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र तथा मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे, ठीक है। और उन्होंने अपने पिता से प्राप्त विशाल साम्राज्य को सुरक्षित और सुदृढ़ यानी कि मजबूत बनाए रखा। क्योंकि जब इन्हें जो साम्राज्य मिला था ना अपने पिता से यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से, ये किसके पिता थे, ये बिंदुसार के पिता थे बच्चों, ठीक है।
जब इन्हें दूसरा शासक बनाया गया तो इन्हें क्या मिला था, एक मजबूत शासन मिला था मौर्य साम्राज्य के अंदर, ठीक है। मजबूत साम्राज्य और सुरक्षित, और उसको सुरक्षित बनाए रखने और उसे मजबूत बनाए रखने का कार्य इन्होंने किया था, बिंदुसार ने किया था बच्चों, ठीक है। फिर इसके बारे में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके शासन काल में ना बच्चों मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार था, यानी कि बिंदुसार के शासन काल में मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में हुआ था। यानी कि जिस समय बिंदुसार दूसरा शासक था मौर्य साम्राज्य के, उसके शासन काल में ना बच्चों जो मौर्य साम्राज्य है उसका विस्तार दक्षिण भारत के जो अधिकांश क्षेत्र थे वहां तक हुआ था। फिर उन्होंने यूनानी शासक के साथ क्या किया, मैत्रीपूर्ण और कूटनीतिक संबंध बनाए। यानी कि जो बिंदुसार थे इन्होंने क्या किया, जो यूनानी शासक थे उनके साथ मैत्रीपूर्ण और कूटनीतिक संबंध बनाए। क्यों बनाए, हम किस लिए बच्चों संबंध बनाते हैं, पहले ये बताइए। ताकि हम उनसे आर्थिक लाभ ले सके, ठीक है, अपना व्यापार कर सके यूनानी क्षेत्रों में। तो इसलिए क्या होता है ना बच्चों, संबंध बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर उनके बाद उनके पुत्र सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक बने। यानी कि जो बिंदुसार थे ना, बिंदुसार, उनके पुत्र कौन थे, अशोक सम्राट। अशोक सम्राट बिंदुसार के बाद शासक बने, जो कि तीसरे शासक बच्चों कहलाएंगे मौर्य साम्राज्य के। और ये अशोक सम्राट जो बने थे ना, वे काफी शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। इनका नाम काफी अधिक जाना जाता है और इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे बिल्कुल ही, क्योंकि ये आपकी बुक में खूब दिया है, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है सब कुछ, जो बताया गया एक एक पॉइंट बताऊंगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है मैं। यानी कि सम्राट जो अशोक थे, इनका जो टाइम पीरियड क्या देखने को मिलता है बच्चों, 273 ईसा पूर्व से ना 232 ईसा पूर्व तक इनका टाइम पीरियड जो हमें है वो देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। यानी कि सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश के सबसे महान और प्रसिद्ध शासक थे। ये सम्राट जो अशोक थे ना बच्चों, वो काफी शक्तिशाली शासक थे, शक्तिशाली, और ये महान और प्रसिद्ध थे, ठीक है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। जो आगे हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कलिंग युद्ध हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। क्यों उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, इसके बारे में हम आगे आने वाले कुछ चंद मिनटों में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि इसके बारे में आप ढंग से समझ सको, ठीक है बच्चों। अब उन्होंने ना धम्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया तथा हिंसा, सहिष्णुता और लोक कल्याण पर बल दिया। यानी कि जो हमारे अशोक सम्राट थे, जो कि काफी शक्तिशाली शासक थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो धम्म के सिद्धांत थे उनका प्रचार प्रसार किया। किन तरीकों से किया इसका अध्ययन भी बच्चों हम करेंगे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, हिंसा, यानी कि हिंसा ना हो, ठीक है, सहिष्णुता और लोक कल्याण पर बल दिया। यानी कि सभी के जो समाज है, सभी का जो कल्याण है उस पर बल दिया था अशोक सम्राट ने, ठीक है। फिर उन्होंने अपने संदेशों का प्रचार शिलालेख, स्तंभ लेख के माध्यम से कराया। यानी कि जो सम्राट अशोक थे इन्होंने क्या किया, अपने विचारों को प्रकट किया, ठीक है, अपने संदेशों का प्रचार किया, ठीक है, और शिलालेखों स्तंभ लेखों के माध्यम से किया। अब बच्चों जैसे आप भी अपने विचार, अब इसको रिलेट करो वर्तमान के साथ। अगर आप इसको वर्तमान के साथ रिलेट कर पाओगे ना बच्चों, तो क्या आपको हिस्ट्री ना रटनी नहीं पड़ेगी, आपको हिस्ट्री अपने आप समझ में आएगी, आपका इंटरेस्ट डेवलपमेंट होगा उसके अंदर, ठीक है बच्चों। अब आप भी अपने संदेश भेजते हो, आप भी अपने विचार रखते हो, तो वर्तमान में कैसे रखते हो आप अपने वर्तमान में सोशल मीडिया के थ्रू रख सकते हो, लिख के रख सकते हो, ठीक है, लिखित में, और अपने विचार रिकॉर्ड भी आज कर सकते हो आप, सांकेतिक भाषा में अपने विचारों को प्रचार प्रसार कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था ना, उस समय जो अभिलेख देखने को मिलते थे, यानी कि शिलालेख और स्तंभ लेख, इन पर लिखे जाते थे उस समय, तो उन्होंने ना उसी प्रकार से अपने विचारों को
प्रचार और प्रसार उन्होंने किया था अपने विचारों का। ठीक है बच्चों। फिर उनके शासन काल में मौर्य जो साम्राज्य था वो अपनी शक्ति, समृद्धि और सुशासन के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि जब अशोक सम्राट थे उस समय मौर्य साम्राज्य के शासक, तो उस समय जो हमारा साम्राज्य था उसके अंदर शक्तिशाली साम्राज्य देखने को मिला, उसके अंदर समृद्धि देखने को मिली, और वो उसका जो सुशासन यानी कि जो प्रशासन व्यवस्था थी ना वो काफी प्रसिद्ध थी बच्चों। अब हम देखेंगे कि कलिंग युद्ध के कारण क्या थे, कलिंग युद्ध का परिणाम क्या निकला, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो बच्चों कलिंग युद्ध ना वो कब हुआ, 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ, कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है बच्चों। इसके जो कलिंग युद्ध है ना वो 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक और जो कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया। यानी कि कलिंग जो युद्ध था वो जो 261 ईसा पूर्व अशोक सम्राट अशोक और कलिंग जो राज्य के बीच क्या हुआ, लड़ा गया था। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखने की कोशिश करते हैं जो कलिंग है वो वर्तमान में कहाँ है। वर्तमान में जो कलिंग है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कलिंग जो है वो वर्तमान में कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ऐसा बच्चों को क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। फिर यह जो युद्ध है ना बच्चों वो मौर्य साम्राज्य के विस्तार के उद्देश्य से लड़ा गया था। यानी कि जो अशोक सम्राट थे उन्होंने मौर्य साम्राज्य के विस्तार के लिए युद्ध लड़ा था ताकि वे जीत जाएं और उस साम्राज्य को, अपने जो मौर्य साम्राज्य उसका विस्तार कर सके। आज भी आप देखोगे ना, आप जो अभी ये एपिसोड मूवी वगैरह में आते हैं राजा वगैरह वाले, उसके अंदर देखना वो युद्ध करते हैं। ठीक है। किस लिए करते हैं, ताकि वे अपने प्रशासन को बढ़ा सके, उसका विस्तार कर सके। ठीक है बच्चों। आप इसको जो मूवी वगैरह होती है ना राजा वाली, शासन कैसे चलता है उनको थोड़ा देखोगे ना, तो देखते होगे यार, देखोगे तो आपको ये पॉइंट कुछ नहीं लगेंगे। आपको लगेगा कि आप मेरे को सब याद है, बस एक बार पता चलने की देर थी बस। ठीक है। यानी कि इस युद्ध में सम्राट अशोक जो थे वो विजय रहे। यानी कि जो सम्राट अशोक थे ना बच्चों वो जीत चुके थे इस युद्ध में। ठीक है। फिर युद्ध में क्या हुआ ना, अब युद्ध तो हुआ, जब अगर युद्ध होगा दो राज्यों के बीच तो उसका कुछ परिणाम निकलेगा, कुछ लोगों की मृत्यु होगी, कुछ लोग घायल होंगे। ठीक है। यानी कि जब इसी तरह इसमें भी हमें देखने को मिला, यानी कि युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लोग बंदी बनाए गए तथा अनेक लोग घायल हुए। यानी कि युद्ध में जो 1 लाख लोग क्या हुए, मारे गए, 1.5 लोग बंदी बना लिए गए। ठीक है। और अन्य जो लोग थे वो घायल हो गए। लेकिन अब इसका परिणाम क्या निकला, ठीक है बच्चों। अब इसका परिणाम इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस वजह से अशोक सम्राट ने धर्म को अपनाया था। ठीक है। और बौद्ध धर्म जो था उसको अपनाया था। कलिंग युद्ध, इसके क्या परिणाम निकले, यानी कि युद्ध में हुई भारी जनधन की हानि से सम्राट अशोक अत्यंत दुखी थे। यानी कि जब आप युद्ध करते हो ना, ठीक है, तो हमें आर्थिक हानि होनी चाहिए है। ठीक, हानि तो चाहे मेरी हो, अगर दो राज्य करते हैं तो हानि दोनों की होती है। ठीक है। हानि दोनों ही राज्यों की होती है अगर आप युद्ध करते हो तो। ठीक है बच्चों। जब युद्ध हुआ तो युद्ध समाप्त हो गया जब उन्होंने देखा कि जनधन की हानि हुई। जैसे सम्राट जो अशोक थे ना वो काफी दुखी हो गए और उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। यानी कि इन्होंने हिंसा यानी लड़ाई झगड़े वाला जो युद्ध वाला वो था, इन्होंने युद्ध वाला जो मार्ग था, हिंसा वाला जो मार्ग था, उसको छोड़कर ये किस पे, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है बच्चों। फिर हम देखने की कोशिश करेंगे ना, अशोक ने धर्म के सिद्धांतों, यानी जो अशोक थे उन्होंने धर्म के सिद्धांतों का ना प्रचार प्रसार शुरू किया। ठीक है। उन्होंने भविष्य में युद्ध के स्थान पर उन्होंने क्या सोचा, जो हमें भविष्य में ना युद्ध के स्थान पर हमें युद्ध की जगह पे क्या करना चाहिए,
शांति और अहिंसा की नीति ना अपनाई। उन्होंने आगे वाले जो युद्ध थे उनकी जगह युद्ध नहीं किया, उनकी जगह क्या किया, शांति बनाई रखी, अहिंसा जो थी उसको अपनाया। ठीक है बच्चों, उन्होंने अपने संदेशों का प्रचार जो किया था वो शिलालेख और स्तंभ लेखों के माध्यम से कराया। अब अशोक का धर्म था क्या, इसके बारे में बच्चों हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था। यानी कि अशोक का जो धर्म था वो कोई नया धर्म नहीं था, वो धर्म नहीं था एक तरीके से, ठीक है, बल्कि अच्छे आचरण और नैतिक जीवन का मार्ग था। यानी कि अशोक का जो धर्म था वो कोई धर्म नहीं था। बच्चे कभी कभार इसको धर्म धर्म नाम से धर्म से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चों, ये कोई धर्म नहीं था, बल्कि ये क्या था, उनके अच्छे आचरण और नैतिकता का जो मार्ग था वो था। ठीक है, तो धर्म का उद्देश्य क्या था, धर्म अगर लाया गया अशोक के द्वारा तो कोई चीज उसका कुछ उद्देश्य रहा होगा, इसलिए तो लाया गया बच्चों। आप कोई कार्य करते हो तो उसका कोई उद्देश्य होगा, पर्पस होगा, तभी तो करते हो ना। इसी तरह इन्होंने जब धर्म लाया इनका कुछ उद्देश्य था, क्या था, शांति, सद्भाव और लोक कल्याण स्थापित करना। यानी कि शांति बनाए रखना, समाज के अंदर, साम्राज्य के अंदर जो लोग थे उनके लोक कल्याण, उनके कल्याण के लिए कार्य करना। ठीक है, ये अशोक का जो धर्म था उसका उद्देश्य था। अशोक ने शिलालेखों, स्तंभ लेखों और धम्म महामंत्रों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। यानी कि जो धम्म था इन्होंने क्या शिलालेख लिखवाए, उस समय अभिलेख देखने को मिलते थे वो लिखवाए। ठीक है, और स्तंभ लेख लिखवाए जिस पर उन्होंने धम्म के विचारों को लिखा। और महामंत्रों, ठीक है, महामंत्रों का मतलब इनके कुछ जो सैनिक वगैरह होते थे इनके उसके उनके माध्यम से अपने विचारों को दूसरे राज्यों तक जो आसपास के थे उन तक पहुंचाने का कार्य किया। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों हम इसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि अशोक जो था उसके धर्म थे, उसका जो धर्म था उसके कुछ मुख्य नियम तो होंगे ना, ऐसे ही थोड़ी ना वो होगा, इसके मुख्य क्या नियम थे वो जानने की कोशिश करेंगे। और ये वाला बच्चों ना, ये वाला जो पॉइंट है काफी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक, और आगे भी पूछा जाता है। यानी कि इसके कुछ मुख्य नियम थे, यानी कि अपने से बड़ों का आदर करना या सम्मान करना। यानी कि इनका पहला जो नियम था वो अपने बड़े से उसका जो आपसे बड़ा है उसका सम्मान करना या आदर करना। ठीक है, क्योंकि आप अभी भी देखते हो, आप अपने माता पिता, अपने भाई बहन का ना आपसे बड़े होंगे, ठीक है, उनका क्या करते हो, आदर करते हो, सम्मान करते हो ना। तो ये पॉइंट वही कहता है, आपको सिंपल याद नहीं करना, आप पॉइंट देखो और उसके साथ रिलेट करो। ठीक है, जिससे आपको याद कम करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, फिर दास और सेवकों के प्रति दयावान बनना। दास और सेवकों यानी कि आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके घर पे कोई कार्य करने वाला आता होगा, ठीक है, तो आप उसका ना क्या करो, उस पे सेवकों के प्रति दयावान, उनकी दया, उनका मतलब आदर करो। ठीक है, उनको गाली गलौज मत करो, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर अहिंसा का पालन करो, हिंसा का नहीं, अहिंसा का पालन करो, यानी कि लड़ाई झगड़े मत करो, शांति पूर्वक रहो। ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान करो। इनका कहना था कि अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का भी सम्मान करो। ठीक है, जितने भी धर्म समाज में या साम्राज्य के अंदर देखने को मिले आपको, ठीक, उन सभी का सम्मान करो। ठीक है बच्चों, फिर ब्राह्मणों और भिक्षुओं का सम्मान करो। जो ब्राह्मण होते थे ना, जो ज्ञान देने का कार्य करते थे, ठीक है, और जो भिक्षु होते थे, जो भीख मांगने वाले लोग आते थे उसमें भिक्षु बोलते थे, ठीक, उनका क्या करो, सम्मान करो। ठीक है बच्चों, और फिर हमें देखने को मिलता है कि अपने से छोटों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। यानी कि जब समाज, हमें परिवार के अंदर ये भी देखना पड़ता है कि जो छोटा है वो बड़ों का आदर कर रहा है। ठीक है, और बड़ों का भी फर्ज बनता है कि जो छोटा है आपसे ना उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। ठीक है, प्रेम पूर्वक उसका साथ व्यवहार करें। ठीक है बच्चों, फिर
पाप रहित जीवन व्यतीत करना, यानी कि बिना पाप के अपने जो जीवन है तो उसको रहित करना, मतलब कि जो पशु होता है आपको उनकी हत्या मत करो, जानवरों की हत्या मत करो, ठीक है। फिर है दान करना, इनका जो 8वां था दान करना, यानी कि जिसको जरूरत है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, जितना हो सके उसको दान करो, ठीक है बच्चों। फिर है प्रेम, दया और परोपकार जैसे नैतिक गुणों को अपनाना। फिर समय समय पर आत्मनिरीक्षण करना और अपनी बुरी आदतों को सुधार करना, यानी कि जो धर्म था उसका एक नियम ये भी था कि जो मैं अपना क्या करता हूँ, अपनी जीवन के बारे में परिचित होता हूँ, ठीक है, कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं और धीरे धीरे उन कमियों को दूर करूं, ठीक है। ये धर्म का नियम बताता है। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये आपको समाज के अंदर कुछ नैतिक मूल्य सिखाने का कार्य करता है, ठीक है बच्चों। आप समाज में कैसे लोगों के साथ आदर करोगे, कैसे समाज के लोगों का सम्मान करोगे, कैसे अपने अंदर की कमियों को दूर करने की कोशिश करोगे, ये सब हमें बताता है, इसके ये नियम है बच्चों, ठीक है। आप रिलेट करो बस, ठीक है, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा, ठीक है। फिर बच्चों हम देखने की कोशिश करेंगे कि ना जो सम्राट अशोक थे ना, इन्होंने ना कुछ 5 हमें दुर्गुण बताए हैं, यानी कि जो 5 बुरे गुण होते हैं, क्या बुरे गुण हैं, वो अच्छे गुणों के साथ साथ इन्होंने बुरे गुणों का भी जिक्र किया है, ठीक है। बुरे जो गुण हैं तो क्या है, उन्हें हम उनको वो जो बुरे गुण है हम उनसे कैसे दूर रह सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बताया वो कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला है क्रोध। क्रोध करने से मन अशांत होता है और संबंधी में कड़वाहट आती है, यानी कि जब आप क्रोधित होते हैं, आप गुस्से में होते हैं, तो इससे का जो मन होता है आपका ना अशांत होता है, इसके अंदर अशांति बनी रहती, कुछ हरकतें करने का मन करता रहता है अजीब सी, ठीक है, इसलिए वो क्रोध को मना करते हैं, ठीक है। ईश्वर्य करने से मनुष्य दुखी रहता है और दूसरों की उन्नति से जलता है, यानी कि ईश्वर्य मतलब जो आपसे कुछ बड़ा कुछ कर रहा है ना उसे जलो मत, ठीक है। जो कर रहा है आप भी करो अपने अकॉर्डिंग, ठीक, जो आपको सही लगे, लेकिन दूसरे को देख के ना जलना नहीं चाहिए। और ये आजकल ये समाज में हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है बच्चों, वर्तमान में ऐसे रिलेट करोगे ना आपको हिस्ट्री कभी बोरिंग नहीं लगी। फिर उग्रता। उग्रता यानी उग्रता से व्यक्ति का व्यवहार कठोर और असहमित हो जाता है जिससे हानि होती है। हमें ना शांति पूर्वक अपने कार्यों को करना है, कभी भी उग्रता पूर्वक नहीं, ठीक है बच्चों। फिर है निष्ठुरता, यानी कि निष्ठुरता से व्यक्ति का हृदय कठोर हो जाता है और वह दूसरों के दुखों को नहीं समझता है, यानी कि ये क्या बता रहे हैं कि हमें ना दूसरे के जो दुख हैं उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये बोलते हैं कि निष्ठुरता जो है इससे दूर रहना चाहिए। अहंकार। अहंकार से व्यक्ति क्या होता है, घमंड होता है, व्यक्ति के अंदर घमंड आ जाता है और वह दूसरों का सम्मान नहीं करता है, यानी कि जो हमारे अशोक सम्राट हैं इन्होंने ना अहंकार को बताया है। अहंकार क्यों हमें, ये अहंकार हमारे जीवन की क्यों उत्पन्न हो, इसको हमें दूर रखना चाहिए, इससे हमें दूर रहना चाहिए। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अमीर हो या फिर गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, सम्मान पूर्वक रहना चाहिए, उनके साथ सम्मान पूर्वक उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, ये हमें बताता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे जो अशोक के द्वारा धम्म था इसका प्रचार किया गया था ना, इन्होंने कैसे धम्म का प्रचार किया, ठीक है, उसके लिए क्या क्या इन्होंने उपाय किए, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। यानी अशोक ने अपने धम्म के संदेशों को शिलालेखों और स्तंभ लेखों पर लिखवाकर पूरे साम्राज्य में प्रचारित किया, यानी कि जो अशोक सम्राट थे ना इन्होंने धम्म के जो विचार थे उनको लिखवाकर शिलालेख और स्तंभ लेखों पर इनका प्रचार किया साम्राज्य के अंदर, ठीक है। अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की,
जो लोगों को धम्म के सिद्धांत का पालन करने के लिए प्रेरित करते। यानी कि जो अशोक थे ना, इन्होंने साम्राज्य में कुछ लोगों को नियुक्त किया जिन्हें धम्म के विचारों को समझाया, और उन्होंने ना क्या किया, पूरे साम्राज्य में उसको फैलाने का और उसे पालन करवाने का कार्य किया। अशोक स्वयं धर्म यात्राएं कराता था और जनता से मिलकर धर्म का संदेश देता था। यानी कि जो अशोक थे ना, वो धर्म यात्राएं जो होती थी साम्राज्य के अंदर वो कराता था, और जो लोग थे उनके साथ मिलकर धर्म का जो संदेश था वो देने का काम करता था। फिर अशोक ने श्रीलंका तथा अन्य देशों में धर्मदूत भेजे जिन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। यानी कि अशोक जो थे ना, इन्होंने अपने साम्राज्य के साथ साथ जो अन्य जगह पे अपने राजदूत भेजे, धर्मदूत भेजे, जिन्होंने क्या किया ना, धर्म के जो संदेश था, जो विचार था, उसका प्रचार प्रसार किया था बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम बच्चों देखने की कोशिश करेंगे कि अशोक के जो अभिलेख हैं वे क्या है, कौन सी भाषा में लिखे गए थे, कौन सी लिपि में लिखे गए थे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो अभिलेख होते हैं ना, सिंपल सी बात, अभिलेख ये क्या लिखे जाते, पत्थरों पे लिखे जाते थे, स्तंभों पे लिखे जाते थे, गुफाओं पे लिखे जाते, ताम्र पत्रों पर, अन्य कठोर वस्तुओं पर खुदवाए गए लेखों को अशोक के अभिलेख कहा जाता था। यानी कि जो अभिलेख होते थे वो कठोर जो सतह होती थी ना कोई, उस पर लिखे जाते थे। ठीक है बच्चों, जो पत्थर हो गए आपके, कोई गुफा जैसे जा रही है, ठीक है, उसके अंदर दीवारें होंगी, ठीक है, उन पर आपको लिखे मिल जाएंगे। ठीक है, और ताम्रपत्र और अन्य जो कठोर वस्तुएं थी उन पर क्या जो होते थे, वो संदेश जो है खुदवाए जाते थे। यानी कि उनकृत किया जाता, जैसे आप कॉपी पे लिखते हो, ठीक है, वैसे ही उसमें वो छेनी हथौड़े का इस्तेमाल करके खुदवाते। ठीक है, जिसे क्या कहा गया, अशोक के अभिलेख कहा गया। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं क्या थी, यानी कि अशोक के विचारों और नीतियों का लिखित प्रमाण। यानी कि जब इन्होंने खुदवाया था तो इसका हमें क्या मिलेगा, एक लिखित प्रमाण मिलेगा, जो कि एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में हमें नजर आता है। ठीक है, फिर पत्थर, स्तंभ, गुफाएं एवं ताम्रपत्रों पर अंकित, ये कहाँ पे हमें मिलेंगे, हमें पत्थर पे मिलेंगे, स्तंभ पे मिलेंगे, गुफाओं पे मिलेंगे, ठीक है, और ताम्रपत्रों पर इनका जो उल्लेख देखने को मिला था। प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण स्रोत। यानी कि जो अभिलेख थे ना अशोक के, ये प्राचीन जो हमारा भारत है, इसके इतिहास को ना समझने में काफी महत्वपूर्ण सहायक हुए थे। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास जो था, इतिहास में अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण थे। यानी कि बच्चों इतिहास जो था इसके अंदर अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण थे। बच्चों बात करते हैं, जैसे आप कुछ पढ़ते हो, ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, कुछ तो होगा। जैसे आज आप ये चैप्टर देख रहे हो, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, और आपको पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जो अभिलेख थे ना, वैसे ही ये महत्वपूर्ण थे। क्यों, क्योंकि ये हमें प्राचीन भारत के बारे में ना जानकारी देते थे कि उस समय कैसे लोग निवास करते थे, किस प्रकार राज्य का शासन चलाया जाता था, और किस प्रकार व्यापार किया जाता था वहां पे। ठीक है, समाज के लोग किन किन चीजों के बारे में जानते थे, इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, और बच्चों जब अभिलेख जो थे वो इतिहास के सबसे विश्वसनीय स्रोत थे। यानी जो अभिलेख थे इस पर क्या लिखावट के रूप में आपको देखने को मिलता है, तो ये सबसे विश्वासीय जो बात स्रोत थे वो माने जाते थे, क्योंकि ये उस समय के शासकों के द्वारा क्या करते खुदवाए जाते थे पत्थरों पे। ठीक है, इससे हमें शासकों और उनके, यानी अभिलेख जो थे उससे हमें क्या पता चल रहा था, शासक, उस समय शासक कौन थे। ठीक है, और शासन किस प्रकार चलाया जाता था, प्रशासन और नीतियां, जो प्रशासन था उसकी नीतियां किस प्रकार की थी, क्या वो नीतियां सभी के भले के लिए थी या नहीं। तो इतिहास में जो अभिलेख होते हैं उससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है बच्चों। फिर हमें ये देखने को मिलता है कि धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों से ना हमें पता चलता है
कि उस समय जो समाज का जीवन था वो कैसा था, धार्मिक लोग थे, सामाजिक थे, या आर्थिक रूप से किस प्रकार देखने को मिलता था। तो वो कैसे पता चलेगा, आपके पास कोई सोर्स होगा, उसी के द्वारा तो पता चलेगा ना बच्चों। तो वो सोर्स का कौन काम कर रहा है, यहाँ पे अभिलेख काम कर रहे हैं वो, ठीक है। युद्ध, यानी कि उस समय युद्ध हुए थे, तो जो युद्ध है उनका क्या कारण रहा होगा, कौन लोग जीते थे युद्ध, ठीक है। और ऐतिहासिक घटनाओं का प्रमाण मिलता है अभिलेखों से, जो कि इतिहास के अंदर ना बच्चों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उस समय की भाषा के बारे में पता चलता है, उस समय कौन सी लिपि, किस लिपि में लिखा जाता था, उस लिपि की क्या विशेषताएं थी, और संस्कृति, उस समाज के लोगों का रहन सहन किस प्रकार था, और कौन से धर्मों का पालन करते थे, आदि को समझने में ना सहायता मिलती है। इसलिए जो अभिलेख है वो इतिहास के अंदर ना बच्चों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम बच्चों जानने की कोशिश करेंगे कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनके प्रकार कौन कौन से देखने को मिलते हैं। यानी कि जो अशोक के अभिलेख है ना, यानी कि पहला जो हमें मिलता है एक प्रकार, वो शिलालेख में मिलता है, यानी कि चट्टानों पर खुदवाए गए लेख। शिलालेख कैसे होते थे, ये ना चट्टानों पर खुदवाए गए लेख होते थे, ठीक है। और इसमें क्या होता था, धर्म, यानी कि धर्म के नियम थे वो थे, प्रशासन कैसे चलाया जाता था साम्राज्य का वो देखने को मिलता है, और लोक कल्याण से संबंधित संदेश अंकित थे। यानी कि समाज के जो लोग थे साम्राज्य के, उनका लोक कल्याण इस प्रकार, उनके कल्याण की बातें करी जाती थी, और किस प्रकार उनके कल्याण को आगे बढ़ाया जाता था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और अशोक के जो शिलालेख है ना, इसके 14 प्रमुख शिलालेख प्राप्त हुए, यानी कि जो जो अशोक के है ना 14 जो प्रमुख शिलालेख है ना वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखो कैसे खुदे होते थे ना, ये एक होली शिलालेख है जो कि उड़ीसा में देखने को मिला है बच्चों। ये देखना, ये दीवार है ना, ये क्या देखने को मिलेगा, दीवार मिलेगा, इस पे देखो कुछ खोद कर लिखा गया है इसमें, ठीक, खुदवाए गए हैं कुछ शब्द। लेकिन ये जो खुदवाए गए हैं ना, तो इससे हमें उनके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है बच्चों। उस समय कौन शासक था, उस समय किस बात को लेकर युद्ध हुआ था, तो ये सब चीजें ऐसे लिखित रूप में मिलती है, जिसके बारे में हम उस समय के बारे में जान पाते थे बच्चों, ठीक है। अब हम स्तंभ लेख की बात करने वाले बच्चों। स्तंभ लेख ये क्या होता था, ये भी पत्थर के स्तंभों पर खुदवाए गए लेख, पत्थर के स्तंभों पर खुदवाए गए लेख। इसमें क्या होता था, धर्म के नियम होते थे, न्याय के विचार होते थे, और लोक कल्याण के संदेश क्या होते थे इस पर भी लिखे होते थे। और ये शिलालेख शासकों के आदेश और धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाते थे, यानी कि जो शासकों को क्या आदेश है और उनके धार्मिक जीवन कैसा है उसके बारे में दर्शाते थे। अशोक के 7 प्रमुख स्तंभ लेख हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो स्तंभ लेख क्या है, ये लेरिया नंदनगढ़ स्तंभ है, जो कि कहाँ है, बिहार में देखने को मिला है। ये देख रहा है एक स्तंभ सा बना रखा है, अशोक स्तंभ है, ठीक है। इसके नीचे देखना, ये देखो बच्चों, ये पत्थर है, इस पे कुछ अंकित किए गए शब्द, ठीक है, जो क्या दे रहे हैं इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं वहां के। उसके या तो कुछ नियम लिख सकते हैं, कोई राजा राजा जो होते थे उनके नियम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो लिखवाते थे, उनके नियम होंगे देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है ना बच्चों। फिर हम देखने की बच्चों कोशिश करेंगे कि एक गुफा लेख देखने को मिलता है इसमें, यानी कि गुफा लेख। गुफा लेख क्या होते हैं, ये भी अशोक के ना अभिलेख का एक प्रकार है। गुफा की दीवारों पर खुदवाए गए लेख, ठीक है। ये मुख्यतः आजीवक संप्रदाय को दान और गुफाओं के समर्पण से संबंधित थे। ये लेख साधारण भाषा, यानी कौन सी भाषा उस समय, प्रकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे जाते थे। अशोक के 3 प्रमुख गुफा लेख हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये देखना बच्चों, ये क्या है, ये होती थी गुफाएं, ये क्या होती थी, ये होती थी गुफाएं। और ये पे देखना कुछ लिखा हुआ है, ये एक चित्र आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि गुफा लेख होते क्या थे, ठीक है।
कौन क्यों क्या इन पे लिखा होता था। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो अशोक के अभिलेखों की प्रमुख लिपि क्या होती थी, यानी कि जो अशोक के अभिलेख हैं वो लिखे मिले, तो हम उसमें ये भी तो जानने की कोशिश करेंगे कि जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उसके अंदर किस लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है बच्चों, और अशोक के जो अभिलेख है ना बच्चों, वो मुख्यतः दो लिपियों में एनसीईआरटी के अंदर बताया गया है। एक है हमारी ब्राह्मणी लिपि और एक खरोष्टी लिपि। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम विस्तार से आप अध्ययन करेंगे। यानी कि जो अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है ना वो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं अधिकांश, और ब्राह्मणी लिपि है ना वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, बाएं से दाएं लिखी जाती। ठीक है बच्चों, और इसका प्रयोग भारत के अधिकांश भागों में होता था। ठीक है, इसी तरह का जो एक अभिलेख है ना 1837 ई में जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। काफी बार बच्चों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ब्राह्मणी लिपि है ना इसको पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की है, तो बच्चों ये नाम याद रखने ना, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट। कब? 1837। ठीक है, जो ब्राह्मणी लिपि है ना वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि खरोष्टी लिपि क्या थी। ठीक है, इसका प्रयोग उत्तर पश्चिम भारत यानी जो गांधार क्षेत्र था ना उस समय उसमें होता था। ठीक है, और ये जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यहाँ पे अंतर एक ध्यान रखना, काफी बार इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। जो हमारी ब्राह्मणी लिपि है ना वो कैसे लिखी जाती थी, बाएं से दाएं लिखी जाती थी, लेकिन जो आपकी खरोष्टी लिपि है ना वो कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, अशोक के कुछ जो अभिलेख है ना बच्चों वो खरोष्टी लिपि में लिखे हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता था, तक्षशिला और उसके आसपास के क्षेत्रों में किया जाता था। आप ये देख लेना, चित्र देखो आप, ये कैसे लिखा है आपको खुद पता चल जाएगा। आप हमेशा जो हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो ऐसे डायग्राम के साथ पढ़ना, तो काफी मजा आएगा आपको, इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों हम देखने की कोशिश करेंगे कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी भाषा क्या होती थी। यानी कि अगर कोई चीज लिखी जा रही है ना बच्चों तो उसकी कोई ना कोई भाषा जरूर होगी, बिना भाषा के कोई चीज लिखी ही नहीं जा सकती। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अशोक के अभिलेख थे उनकी भाषा किस प्रकार की थी बच्चों। ठीक है, इसके अंदर जो अशोक के अधिकांश जो अभिलेख थे ना बच्चों वो कौन सी भाषा में देखने को मिलते, वो प्रकृत भाषा में। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ हो गया बच्चों, हो गया। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख थे ना बच्चों तो कौन सी भाषा में देखने को मिले थे, वो प्रकृत भाषा में देखने को मिले थे। ठीक है, ठीक है, और जो प्रकृत उस समय जो भाषा थी ना वो जनसाधारण की भाषा थी। यानी कि उस समय इस जो प्रकृत भाषा है ना उस समय इसको समाज के ना सभी लोग जानते थे। ठीक है बच्चों, फिर क्या होता था, इससे धर्म के सिद्धांत यानी आम जनता तक आसानी से पहुंच सके। यानी कि जो प्रकृत भाषा थी, जो अशोक सम्राट का जो धर्म था उसके नियम जो थे, इसके द्वारा इस भाषा के द्वारा जन समाज के सभी लोगों तक ना आसानी से क्या हुए पहुंच सके। वो इस प्रकार लिखे जाते थे, कोई स्तंभ लेख होता था वो इस प्रकार लिखा जाता था। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभिलेख जो थे उनकी कुछ सीमाएं तो होंगी ना, ऐसे ही थोड़ी ना कि वो हमेशा बने रहेंगे। अब मैं आपसे बात करता हूँ, आप कॉपी में लिखते हो ना, तो क्या आपके जो शब्द आपने लिखे क्या आपको वैसे ही लिखे मिलेंगे अगर आप 2-3 साल में उसे खोल के देखोगे? नहीं ना, उसकी कुछ सीमाएं होती हैं।
कोई भी चीज होती है बच्चों, उसकी अपनी एक सीमा होती है, अपनी एक लिमिट होती है, ठीक है। जो अशोक के जो अभिलेख थे उनकी क्या सीमाएं थी, यानी कि सभी अभिलेख आज तक प्राप्त नहीं हुए, यानी कि उस समय जो मौर्य साम्राज्य था ना, जिसके अंदर जितने अभिलेख मिले लिखे गए थे, उन सभी के बारे में भी हमें क्या हुआ, जानकारी नहीं मिली है बच्चों, ठीक है, सभी प्राप्त नहीं हुए। अरे यार, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। उन सभी के बारे में ना बच्चों अभी हमें जानकारी नहीं मिली है, ठीक है, उन सभी के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। जो कई अभिलेख थे ना, वो समय के साथ क्या हुए, धीरे धीरे, जैसे आपको मैंने बताया, जब आपकी कोई बुक है तो आप धीरे धीरे देखोगे ना, एक साल बाद, उसके फिर 2 साल बाद, तो उसमें जो कुछ शब्द होंगे ना वो मिटे हुए नजर आने लगे। इसी तरह क्या होता था, कई अभिलेख है वो समय के साथ धीरे धीरे नष्ट या उन्हें क्षतिग्रस्त हो चुके थे, और जिससे उनका पूरा जो विवरण है वो पढ़ना क्या हो गया, कठिन हो गया। जब आपकी कॉपी में कुछ आधे शब्द लिखे हैं और आधे शब्द गायब हैं, तो आप उसको कैसे पढ़ के उसका अर्थ निकाल पाओगे बच्चों, ठीक है। तो आप ऐसे उस चीज को अपनी हिस्ट्री के साथ रिलेट करोगे तो आपको काफी मजा आएगा, ठीक है। अधिकांश जो अभिलेख थे ना, वो शासकों के द्वारा लिखवाए थे, यानी कि जो साम्राज्य उस समय होता था, उसके जो शासक होते थे वो क्या करते थे, अधिकांश जो अभिलेख हैं वो लिखवाया करते थे, ठीक है। इसलिए उनमें उनकी उपलब्धियां का अधिक वर्णन मिलता है। क्यों? जब कोई शासक है साम्राज्य के अंदर, तो वो क्या करता है, अपने अभिलेख लिखवाता था, तो जो उसने साम्राज्य के अंदर काम किया है ना, तो उसकी उपलब्धियां ज्यादा लिखी होती देखने को मिलती थी। अब अभी हम वर्तमान में मान लेते तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी कौन सी हो, मोदी सरकार है, ठीक है। मोदी सरकार जो है, तो इलेक्शन हो आने के टाइम क्या करती है, अपनी उपलब्धियां दिखाने का काम करती है कि मैंने 5 साल के अंदर क्या क्या किया है, इसके आधार पर आप मुझे वोट दोगे, ठीक है। तो इसी तरह जो उस समय साम्राज्य हुआ करते थे, जहाँ पे शासक होते थे, वो अपना राज्य करते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, अपनी उपलब्धियों को लिखते थे, शिलालेखों अभिलेखों पर लिखवाते थे, जिससे जो जनता थी उसको पता चल जाए कि राजा ने समाज के लोगों के लिए क्या क्या कार्य किए, ठीक है बच्चों। फिर अभिलेख जो थे वो सामान्य जनता के जीवन की पूरी जानकारी नहीं देते हैं, यानी कि जो अभिलेख होते थे ना, जो सामान्य जनता है, यानी कि साम्राज्य के अंदर जो सामान्य लोग रहते हैं, उनके के बारे में क्या होता ना, जानकारी नहीं प्रोवाइड करवाते। क्यों? क्योंकि जो अभिलेख लिखवाए जाते थे ना, शासक के द्वारा लिखवाए, शासक क्या वो अपने बारे में लिखवाता था, अपने संदेश लिखवाता था, ठीक है, अपने विचारों को प्रकट करवाता था, उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं वो लिखवाता था। तो जिससे क्या ना होता है, जो वहां पर सामान्य जनता है उसके बारे में हमें पता नहीं चल पाता है, ठीक है बच्चों। फिर इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए अभिलेखों के साथ अन्य स्रोतों का भी उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। यानी कि जब इतिहास जो है उसको अगर आप ढंग से पढ़ना चाहते हो, अगर उसको अध्ययन करना चाहते हो ना, तो उसके बारे में समझने के लिए ना अभिलेखों के साथ साथ कुछ और सोर्स होते हैं, ठीक है। उनके बारे में क्या करना पड़ेगा आपको बच्चों, उनके बारे में भी आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, तभी आप जो इतिहास है उसके बारे में जान पाते हो, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य है इसकी जानकारी के प्रमुख सोर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। यानी कि अभी तक हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर बच्चों हमने ये देखने की कोशिश करी जो मौर्य साम्राज्य था इसके अंदर कौन कौन से शासक देखने को मिले, ठीक है, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, ठीक है बच्चों, और उनकी क्या उपलब्धियां रही, और किस प्रकार एक साम्राज्य ने अपना विस्तार किया, ठीक है बच्चों। उसमें समाज के लोगों का जीवन कैसा था, इसके बारे में जानकारी कैसे मिली, उन सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि
अगर हमें किसी के चीज बारे में जानकारी मिल रही है, ठीक, उसका कोई सोर्स होगा ना, तभी तो जानकारी मिल रही है। तो हम ये देखने की इसमें कोशिश करेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य है उसकी जानकारी के सोर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। हमें तीन हमें मुख्य सोर्स देखने को मिलते हैं, एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा अभिलेखीय स्रोत और तीसरा पुरातात्विक स्रोत। एक और होता है, एक और सोर्स होता है जो व्यापारियों के द्वारा मिलता है। कैसे? एक देश के जब व्यापारी होते हैं वो दूसरे देश के आते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या होता था, हम समझ सकते हैं कि उस समय क्या शासन व्यवस्था होती थी, वो कैसे साम्राज्य कार्य करता था। ठीक है बच्चों, अब हम एक एक करके विस्तार से उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो बच्चों हमारा साहित्यिक सोर्स है ना, साहित्यिक सोर्स है ना, मौर्य साम्राज्य, मौर्य जो काल है, मौर्य शासन काल के शासन, समाज और प्रशासन और नीतियों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यानी कि जो हमारा साहित्यिक का सोर्स है, साहित्यिक स्रोत जो है, उसके अंदर हमें मौर्य काल में किस प्रकार शासन किया जाता था, समाज किस प्रकार रहता था, उनसे लोगों के द्वारा शासन किया जाता, उनकी नीतियां क्या होती थी ना, इसके बारे में जानकारी मिलती है। एक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। बच्चों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, इनके द्वारा एक रचित ग्रंथ था अर्थशास्त्र, जिसको अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता था बच्चों। यह ग्रंथ मौर्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था तथा राज्य की नीतियों की विस्तृत जानकारी देता है। यानी कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ना, वो समाज के अंदर कैसी नीति बनेगी, बनती और किस प्रकार शासन चलेगा, किस प्रकार का न्याय व्यवस्था है, उसके बारे में क्या होता है बच्चों, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र होता है वो जानकारी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है बच्चों, फिर हमें बौद्ध ग्रंथ देखने को मिलता है, जिसमें महावंश, दीपवंश, दिव्यवदन आदि ग्रंथों से सम्राट अशोक के जीवन और उनके धर्म और कार्यों का वर्णन मिलता है। यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ था उससे अशोक के जीवन के बारे में और जो अशोक का धर्म है उसके नियम क्या है उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ यानी कि परिशिष्ट पर्व आदि ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन तथा उनके जैन धर्म अपनाने का विवरण मिलता है। यानी कि जैन ग्रंथ जो है उससे चंद्रगुप्त जो मौर्य थे ना, उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है बच्चों। ठीक है, और उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उनका किस प्रकार का जो शासन व्यवस्था रही है उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर एक मैग्थनीज इंडिका, ठीक है, इसके बारे में यूनानी दूत मैग्थनीज ने पाटलिपुत्र समाज, प्रशासन और सेना तथा जनता के जीवन का प्रत्यक्ष विवरण दिया। इन्होंने क्या किया, जो मैग्निस, इन्होंने पाटलिपुत्र जो राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की वो, और प्रशासन और सेना किस प्रकार की, जो जनता किस प्रकार अपना वहां पे रहती थी उसके बारे में बताया है। तो बच्चों यहाँ पे ना दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है एमसीक्यू टाइप में, जो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, एक क्वेश्चन ये बनता है, और एक बनता है कि इंडिका के रचयिता कौन है। या क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कि कौटिल्य के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो कौटिल्य थे उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, और वहां नाम चेंज करके भी देख सकता है कि चाणक्य, क्योंकि कौटिल्य जो थे उन्हें चाणक्य को नाम से भी जाना जाता था और विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता था। ठीक है बच्चों, अब हम अभिलेख वाला पॉइंट पढ़ेंगे कि अभिलेखों से हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। यानी कि जो अशोक के अभिलेख हैं, ठीक है, वे सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणिक सोर्स माने जाते हैं, जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों। ठीक है, जो शिलालेख है ये क्या चट्टानों पर खुदे हुए लेख है, ये देख सकते हो आप बच्चों, ये देखो, ये अशोक के 14 प्रमुख जो अभिलेख है जो विभिन्न स्थानों से क्या होता प्राप्त हैं
हुए हमें, उनके बारे में क्या करता है, जानकारी प्रोवाइड करवाता है। इसमें धम्म, उसके क्या नियम थे, प्रशासन, समाज के अंदर लोक कल्याण के लिए किस प्रकार कार्य किए जाते थे, और जो जनता थी या उस समय समाज के लोग थे, उनके नैतिक आचार की शिक्षा दी गई है। ठीक है, ये जो है वो शिलालेख के रूप में। फिर ये स्तंभ लेख, यानी पत्थर के स्तंभों पर खुदे हुए लेख, जैसे ये देख सकते हो, ये पत्थर का स्तंभ है और यहाँ पे ना कुछ उल्लिखित है, जैसा इसमें लिखा है वैसा इसमें कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्तंभ लेख अशोक के धम्म और उनकी जो नीतियां होती थी, उनके धम्म के नियम जो थे, उनका प्रचार प्रसार साम्राज्य के अंदर किया था, उसे लिखवाए थे, उसके बारे में क्या उनसे जानकारी मिलती है बच्चों। ठीक है, फिर प्रमुख स्तंभ लेख क्या मिलते हैं, लेरिया, नंदनगढ़, टोपरा, इलाहाबाद, जो कि कौशाम्बी आदि से क्या हुए प्राप्त हुए। फिर हमें गुफा लेख मिलते हैं। गुफा लेख कैसे होते थे बच्चों, देखो ये जो गुफा जा रही थी ना, इसके साइड में जो दीवार वगैरह होते उसके अंदर हमें जो लिखे हुए दीवारों पे टेक्स्ट मिलते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, गुफाओं की दीवारों पर खुदे लेख, यानी कि बराबर और नागार्जुनी गुफाओं के लेख अशोक कालीन दान और आजीविका संप्रदाय से क्या होते थे बच्चों, ये संबंधित होते थे। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो पुरातात्विक सोर्स क्या होते थे, कैसे पुरातात्विक सोर्स से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो पुरातात्विक सोर्स थे कौन थे, स्तूप था, ये देख लो आप, चित्र देखो, पहले डायग्राम देखो आप। ठीक है, अशोक स्तंभ, बराबर गुफा है, और पाटलिपुत्र के कुमार के अवशेष। ठीक है, और ये एच मूर्ति है एक। ठीक है बच्चों, यानी कि जो स्तूप थे वो सच्ची, भरूच आदि स्तूप मौर्य कालीन की जो धार्मिक आस्था और कला के क्या थे, उदाहरण थे, एग्जाम्पल। यानी कि जो स्तूप हमें ये दिखाते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था उसके अंदर किस प्रकार की कला विद्यमान थी। ठीक है, फिर हमें स्तंभ, यानी कि अशोक के जो स्तंभ है, ठीक है, वो देखने को मिलते हैं, उसके अंदर मौर्यकालीन जो शिल्पकाल है, ठीक है, और धम्म की नीतियां हैं, उनका प्रतीक माना जाता है इसके द्वारा। ठीक है, फिर है गुफाएं, यानी कि बराबरी और नागार्जुनी गुफाएं, जो मौर्यकालीन जो वास्तुकला है ना उसके उत्कृष्ट मिसाल देते हैं। और मूर्तियां, मूर्तियां हमें उनकी जो मौर्य शासन है उसके शिल्प, उसकी कला, उसकी संस्कृति के बारे में ना बताने का कार्य करती हैं बच्चों। ठीक है, फिर भवनों के अवशेष, यानी कि जो भवन है उनके अवशेष, पाटलिपुत्र के कुम्हार यानी लकड़ी के स्तंभों के अवशेष मिलते हैं, आदि मौर्यकालीन नगरीय जीवन का प्रमाण देते हैं। यानी जो भवन होते थे ना वो हमें, जो मौर्य साम्राज्य उसमें किस प्रकार का जीवन यापन होता था, किस प्रकार से लोग रहते थे, इसके बारे में क्या करता था, जानकारी प्रोवाइड करवाता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि बच्चों जो मौर्य साम्राज्य है उसका प्रशासन। बच्चों अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है क्या आपको समझ में आया है, आपको मैंने क्या क्या पढ़ा है, एक बार मैं आपको विस्तार पूर्वक रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद हम इस टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है बच्चों, हमने पहला था कि पहले मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने जाना, फिर उसके अंदर कौन कौन से शासक देखने को मिलते हैं उसके बारे में हमने जानने की कोशिश करी है। पहला शासक हमें मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथ को क्यों अपनाया था, कनिक का युद्ध हुआ था जिससे वो जब उसका परिणाम देखते हैं ना तो वो दुखी हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। और जो धर्म होता था उसका विचार जो, और जो उसके संदेश होते थे उनका क्या करने इन्होंने प्रचार प्रसार किया। ठीक है बच्चों, कैसे किया, अभिलेखों के माध्यम से, महा जो मंत्र थे उस समय नियुक्त करते थे उनके माध्यम से, ठीक है, शिलालेख के माध्यम से, स्तंभ लेख के माध्यम से, गुफा लेख के माध्यम से। फिर हमने जो थंब है उसके क्या नियम थे इंपोर्टेंट उसके बारे में जाना। ठीक है बच्चों, फिर हमने जो 5 अवगुण बताए हैं
अशोक के द्वारा, उनके बारे में जानने की कोशिश करी थी। ठीक है बच्चों, अब हम ये जानेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य था उसका ना प्रशासन किस प्रकार शासन उसका मतलब चलाया जाता था और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। पहली बात बच्चों हम इसकी देख लेते हैं कि जानकारी कहाँ से मिलती है। इसकी जानकारी जो बच्चों है वो कौटिल्य की एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उससे इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इंडिका से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों से इसकी जानकारी हमें मिलती है बच्चों। ठीक है, अब हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि जो भारत की प्रथम सुदृढ़ और केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी, यानी कि जो भारत की जब प्रथम मजबूत और एकत्रित जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो देखने को मिलती है बच्चों। जो प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सम्राट होता था। इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शासन में मंत्री परिषद जो होता था, अब सम्राट है उसकी सहायता के लिए होता है कोई व्यक्ति। ठीक है, तो क्या होगा? मंत्री परिषद होगा। जैसे आप वर्तमान में हम देखते हैं कि जो क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसकी सहायता के लिए कौन होता है? मंत्री परिषद होता है ना बच्चों। तो ऐसे इन पॉइंटों को रिलेट करोगे ना आप, तो आपको याद करने की ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो साम्राज्य था वो प्रांतों, जिलों और गांवों में विभाजित था। साम्राज्य जो है वो प्रांत में, गांव में और जिलों के रूप में क्या विभाजित देखने को मिलता है। प्रशासन का उद्देश्य क्या था? प्रजा की सुरक्षा करना, उनके साथ न्याय करना, ठीक, और उनके कल्याण के लिए ना काम करना, ये प्रशासन जो था उसका उद्देश्य था बच्चों। ठीक है, अब हम देखने की कोशिश करेंगे बच्चों कि जो सम्राट था ना ये क्या कार्य करता था। ठीक है, प्रशासन जो था मौर्य साम्राज्य का ना एक सर्वोच्च क्या था? अधिकारी होता था बच्चों। यानी कि जो सम्राट था ना वो प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सम्राट प्रशासन का सर्वोच्च एवं केंद्रीय अधिकारी होता था। जैसे आपको मैंने एक इमेज दिखा दी इस टाइप का। ठीक है, ये क्या करता था? शासन, न्याय, सेना और वित्त पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। यानी कि वो देखता था कि शासन किस प्रकार चलाया जा रहा है, सेना अपना सही से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, और न्याय, समाज के सभी लोगों के साथ न्याय किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और जो वित्त व्यवस्था होती थी, यानी कि जो पैसों का लेन देन होता था, उस पर अपनी नजर रखता था। ये देखने का कार्य करता था कि साम्राज्य के अंदर सभी कार्य सही तरीके से हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे थे। उन पर नियंत्रण रखने का कार्य जो किया जाता था वो सम्राट के द्वारा किया जाता था बच्चों। ठीक है, फिर ये क्या देखने की कोशिश करता? प्रजा जो होती थी, यानी कि जो जनता होती थी, उसकी सुरक्षा, उसके सुख और उसके कल्याण करना उसका प्रमुख कर्तव्य होता था। यानी कि जो सम्राट था इसके प्रमुख कर्तव्य क्या होता था? जनता जो है उसको सुखी रखे, ठीक है, उसके कल्याण के लिए कार्य करे और उसको सुरक्षा देने का कार्य करे बच्चों। ठीक है, फिर सम्राट को देवाना प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि दी जाती है। ये काफी बार पूछ लिया जाता है कि जो सम्राट है उसको किस नाम से उपाधि दी जाती थी। ठीक है बच्चों, यह प्रियदर्शी और एक है देवानाम प्रिय, देवाना प्रिय। ठीक है, अशोक ने प्रशासन में नैतिकता, धर्म और प्रजाहित को विशेष महत्व दिया। यानी कि जो उस जिस समय अशोक जो प्रशासन के अंदर था ना, उसने सबसे महत्वपूर्ण जो अपना योगदान दिया था वो नैतिकता पे, धर्म पे और प्रजा के जो हित है उन पर विशेष ध्यान देने का इसने कार्य किया था। अब सम्राट देखो कुछ ऐसा था साम्राज्य के अंदर, आप ऐसे देखो। अच्छा, इसको आप कैसे रिलेट कर लोगे? एक मुझे लग रहा है एक टीवी पे सीरियल आता है सोनी सब पे ऐसे ही कुछ, नैनी ओ तेनाली रामा करके शायद कुछ आता है। ठीक है, तेनाली रामा एपिसोड ऐसे आता है। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही कभी देखा है दो बार। तो उसके अंदर देखना तुम, तो जो साम्राज्य होता था वो कैसे वर्क करता था। ठीक है, कैसे वहां पे नीतियां बनाई जाएंगी। अगर आप उसको देख लेते हो ना बच्चों, ये आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस प्रकार वहां पे
जनता का ध्यान रखा जाता था, किस प्रकार जनता के सुख के लिए कार्य किया जाता था, किस प्रकार जो राजा है उस पूरे अपने साम्राज्य पर नियंत्रण रखता था। तो ये चीजें ना आपको काफी हद तक समझ में आ गई होंगी बच्चों, ठीक है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे जो मंत्री हमारा था, मंत्री परिषद, यानी कि सम्राट की सहायता के लिए ना एक क्या होती थी, मंत्री परिषद होती थी, ठीक है बच्चों। अब प्रधानमंत्री है, उसी प्रकार उनकी सहायता के लिए कौन सी है, मंत्री परिषद है। तो यहाँ भी हमें देखने को मिलता है, यानी कि सम्राट को शासन के सभी महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह देता था, यानी कि जो भी शासन के जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं उसके लिए सलाह देता था, मंत्री परिषद देता था। वो किसको देता था, जो वो सम्राट को देता था। महत्वपूर्ण विषय जो भी होते थे हमारे साम्राज्य के, वो क्या करता था मंत्री परिषद, वो अपना सम्राट को ना क्या करता था बच्चों, सलाह देता था उन पर, कैसे नियम बनेंगे, किससे कैसे कायदे बनेंगे, कैसे कानून बनेंगे, ठीक है। मंत्रियों का जो चयन होता था वो सम्राट द्वारा होता था। मंत्री जो है उसका चयन जो कौन करता था, सम्राट द्वारा कैसे किया जाता, वो क्या क्या देखते थे गुण। अगर आपको मंत्री बनना है तो आपके अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए ना, जो आपको मंत्री के लिए योग्य मानी जाती हो। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है वो, तभी तो आप मंत्री बनोगे ना, कुछ योग्यताएं होती हैं। इसी प्रकार जो सम्राट था ना वहां का, वो मंत्रियों का चयन सम्राट जो करता था वो क्या क्या देखता था, योग्य, क्या वो मंत्री के योग्य है, क्या वो उसमें अनुभवी है, क्या वह निष्ठावान है, ये सब चीजें चेक होती थी, उसके बाद उसको मंत्री बनाया जाता था, ठीक है बच्चों। फिर हम मंत्री परिषद के सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख होते थे, यानी कि जब मंत्री परिषद बनेगी तो अलग अलग विभाग होंगे। तो वो कुछ विभाग जो होते हैं, अलग अलग विभाग अलग अलग व्यक्ति को क्या होंगे, नियुक्त किए जाएंगे, जिससे कि जो प्रशासन व्यवस्था है ना वो सही से तरीके से चलाई जा सके। जैसे भारत के अंदर मंत्री परिषद है तो अलग अलग विभाग देखने को मिलते हैं ना, तो अलग अलग जो विभाग हैं तो उसके लिए क्या होता है, अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किया जाता है ना, जिससे कि जो शासन व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था है ना वो सही से चलाई जा सके। जैसे कि अभी आप देख लो, हमारे जो शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे, ठीक है, उनको हट गए। अब अगर वो हट गए उस विभाग से तो कोई तो होना चाहिए संभालने के लिए, उसकी जगह अभी कौन आया है, प्रहलाद जोशी आए हैं। इसी तरीके से जो उस समय मौर्य साम्राज्य के अंदर जो मंत्री परिषद के सदस्य होते थे ना, इन्हें विभिन्न भागों में प्रमुख बनाया जाता था, ठीक है। अर्थशास्त्र के अनुसार मंत्री परिषद में सामान्यतः 7 से 8 प्रमुख मंत्री होते थे। जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो बुक ग्रंथ है उसके अनुसार हमें पता लगता है कि जो मंत्री परिषद थी उसमें सामान्यतः 7 से 8 प्रमुख क्या होते थे, मंत्री होते थे। ये सामूहिक रूप से क्या करते थे, नीतियों का निर्माण करते, यानी कि सामूहिक रूप से, यानी कि मिलकर क्या करते थे, जो नीतियां बनाते थे साम्राज्य के लिए उनका क्या करते थे, निर्माण करते थे। और जो सम्राट होता था ना उसको उचित सलाह देते थे अपने शासन से रिलेटेड, ठीक है। और अंतिम निर्णय कौन लेगा, सम्राट लेगा। यानी कि जो प्रशासन के अंदर होगा, जो साम्राज्य के अंदर होगा, काम किए जाएंगे, उसकी जो अंतिम सलाह है ना वो किसके द्वारा ली जाती थी, वो सम्राट के द्वारा ली जाती थी, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि प्रांतीय जो प्रशासन होता था ना बच्चों वो किस प्रकार चलाया जाता था। यानी कि साम्राज्य को जो था उसको कई प्रांतों में बांटा जाता था। इसका भी एक एग्जाम्पल दे दो पॉलिटी से। जब आप शासन व्यवस्था है उसको सही से चलाओगे ना तो उसको कई विभागों में ना बांटना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अगर उसको कई विभागों में बांटोगे ना तो उससे क्या होगा, शासन व्यवस्था सही तरीके से चलेगी। अब जैसे हमने देख लो पॉलिटी के अंदर आप पढ़ते होगे, जब संसद उसके अंदर कई विभाग बना दिए गए, अलग अलग राज्य से अलग अलग राज्य के मंत्री होते, तो वो क्या होते, विभाग बांट दिए जाते उनमें, जिससे कि वे सही तरीके से प्रशासन की नीतियों को बना सके।
इसी प्रकार बच्चों जो प्रांत होते थे ना, जो साम्राज्य के अंदर, उनको बांट लिया जाता था और उसके अंदर कोई ना कोई एक मंत्री होता था। बच्चों हम देखने वाले हैं कि प्रांतों का जो शासन होता था वो कैसे चलता था। मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो प्रांत होते थे उनको क्या किया जाता था, कई प्रांतों में जो साम्राज्य होता था उसको कई प्रांतों में विभाजित किया जाता था। जैसे कि आप मैप पे देख सकते हो, ये जितने में ग्रीन है ना, ये पूरा क्या है, ये पूरा बच्चों मौर्य साम्राज्य था। क्या था? मौर्य साम्राज्य था। ठीक है बच्चों, जब ये मौर्य साम्राज्य था, इसके अंदर जब प्रांतों में इसको विभाजित किया गया तो कैसे विभाजित किया गया था? देखो, एक है तक्षशिला, एक है उज्जैनी, ये एक स्वर्णगिरी, एक है तोसाली। ठीक है, ये क्या है, ये जो मौर्य साम्राज्य है ना, इसको कई प्रांतों में बांटा गया है ताकि वहां का प्रशासन सही तरीके से चलाया जा सके बच्चों। ठीक है, जो प्रांतों का जो शासन होता था ना, राजकुमार या राज्यपाल करते थे। यानी कि जो प्रशासन होता था प्रांतों का, उनका जो शासन होता था वो कौन करता था? आगे राजकुमार या राज्यपाल करते थे। प्रांतों में जो सम्राट के आदेशों को लागू करना, कर संग्रह, कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की देखरेख करना इनका मुख्य कार्य था। यानी कि ये राजकुमार जो थे, प्रांतों का जो शासन करते थे, इनके कार्य क्या थे? इनका जो कार्य था वो क्या करना, जो सम्राट के आदेश, यानी कि जो सम्राट ने ऊपर से आदेश दिए उनको क्या करना, लागू करना बच्चों। ठीक है, जब लागू करेंगे, ठीक है, और इनका क्या काम होगा, इन्हें शासन व्यवस्था चलानी है। और शासन व्यवस्था जो चलानी है ना, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? वित्त की, पैसों की। ठीक है, जो पैसों की जरूरत पड़ती है, तो जो समाज उस समय रहता था तो उस पे क्या ये लोग कर लगाते थे। तो जो कर है वो संग्रह करने का भी काम इनका होता था। ठीक है बच्चों, फिर उस जो प्रांत है, जिस प्रांत पे ये शासन कर रहे हैं, उनके लिए कानून बनाना, यानी कि उनके लिए कानून की व्यवस्था करना, और समाज के अंदर न्याय करना, यानी कि जो समाज है सभी के साथ न्याय करना, ये किसका काम होता था? ये होता था बच्चों जो प्रांत का राजकुमार होता था ना, उसका काम होता था। यहाँ पे न्याय व्यवस्था को लागू किया जाता था ताकि जो गुनहगार हो उसको दंडित किया जा सके। ठीक है, न्याय। ठीक है, प्रांतों की सहायता के लिए क्या होता था, मंत्री होता था, अधिकारी होता था, और सैनिक की नियुक्ति की जाती थी। यानी कि जो सम्राट, यानी कि जो जो हमारा राजकुमार होता था, प्रांत का शासन चलता था, उसकी सहायता के लिए कुछ मंत्री नियुक्त किए जाते थे, कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, और कुछ सैनिक नियुक्त किए जाते थे, ताकि प्रशासन के अंदर जो राजकुमार है वो अपने प्रांत के अंदर नियंत्रण अच्छे से स्थापित कर पाए। ठीक है, और समाज के जो लोग हैं उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण कर सके और उनके लिए लोक कल्याणकारी निर्णय ले सके। ठीक है, ताकि जो जो हमारा प्रांत है उसके लोगों को सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसके लिए जो सैनिक होता था ना, उसकी भी नियुक्ति की जाती थी बच्चों। ठीक है, फिर प्रांतों में निश्चित रूप से कर तथा सूचना पाटिलपुत्र भेजी जाती थी। तो बच्चों जो मौर्य साम्राज्य था ना, इसकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। जब राजधानी पाटलिपुत्र है ना, तो राजधानी से ही किसी भी साम्राज्य के सारे कायदे, कानून, नियम तैयार किए जाते थे और वहीं से उस साम्राज्य का शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। देखो बच्चों, जहां तक भारत की बात करूं तो भारत की जो राजधानी है दिल्ली है, तो दिल्ली से ना पूरे भारत की शासन व्यवस्था क्या है, चलाई जा रही है। ठीक है, इसी प्रकार जो मौर्य साम्राज्य था, इसकी राजधानी थी बच्चों पाटलिपुत्र। तो यहीं से क्या हुआ था, इसके जो पूरी साम्राज्य की शासन व्यवस्था थी वो चलाई जाती थी। लेकिन जो प्रांत में कुछ काम हो रहे हैं, जो कर संग्रह कर रहे हैं, तो उसकी सूचना कैसे देते थे? ये राजधानी में शासन चल रहा है,
यानी जो पाटलिपुत्र है वहां से शासन चल रहा था, उसकी सूचना क्या करते थे, ये पाटलिपुत्र को में उपलब्ध करवा देते, भेजी जाती थी। ठीक है बच्चों, फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि एक मिनट, फिर हम देखने की कोशिश करेंगे बच्चों जो प्रांतीय था, यानी प्रांत जो थे उनको भी जिला और गांव में क्या होता था, बांटा जाता था। इसलिए इसका जो एक प्रशासन का नाम था, यानी कि जिला एवं स्थानीय प्रशासन, उसको ऐसे हेडिंग दी जाती है बच्चों। ठीक है, यानी जो प्रांत था उसको जिलों और गांव में विभाजित किया जाता था, ताकि जो शासन व्यवस्था है वो सही तरीके से चले। ठीक है, किसी एक व्यक्ति पर ना बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो प्रांत जो होते थे उनको किसमें, जिलों में और गांव में ना विभाजित किया जाता था। प्रांत जो होते थे उनको कई जिलों में, एक प्रांत को ना, जैसे हम अभी एग्जांपल देते हैं यूपी, मान लेते हैं यूपी प्रांत है। ठीक है, जो प्रांत है तो यूपी में देखना कई जिले आपको मिलेंगे, जिले के अंदर क्या मिलेंगे, गांव देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक जिला बनेगा, प्रांत है, प्रांत से जिले में जाओगे आप, और जिलों में एक जो जिला होगा, जिले के अंदर कई गांव देखने को आप मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ना ये क्या करते थे, ये प्रांत को जिलों और गांव में क्या करते थे, बांटने का काम करते थे, विभाजित करते थे। ठीक है, प्रांत जो होते थे वो कई जिलों में देखने को मिलते थे, एक प्रांत के कई जिले हो सकते थे। ठीक है, तो जिले का जो अधिकारी था वो क्या था, स्थानिक कहलाता था। ठीक है, जिलों के अंतर्गत जो जिले थे उनके अंतर्गत कई गांव होते थे, यानी कि जो जिला होता था, अब मान लेते हैं कि जो यूपी के अंदर एक हरदोई जिला है। ठीक है, हरदोई जिले में क्या होगा ना, उसके अंदर कई गांव हैं, काफी ज्यादा गांव मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह जिलों के अंतर्गत ना कई गांव देखने को मिलते थे मौर्य साम्राज्य के अंदर, और गांव का प्रशासन सबसे छोटी इकाई देखती थी। यानी कि अभी हम देखते हैं कि जो गांव में प्रशासन होता था वो छोटी इकाई कौन देखती है, पंचायत देखती है वहां पे। ठीक है, इसी प्रकार मौर्य साम्राज्य जो था उसके अंदर बच्चों जो गांव है, ठीक है, वहां का जो प्रशासन होता था, वहां की जो सबसे छोटी इकाई होगी ना वो देखने का कार्य करती थी। गांव का जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था, ग्रामिक, यानी कि ग्राम प्रधान कहलाता था। जो गांव का प्रमुख होगा उसको ग्रामिक या ग्राम प्रधान कहा जाता था बच्चों। ठीक है, ग्राम सभा स्थानीय कार्यों में ग्रामिक की सहायता करती थी और विवादों का समाधान करती थी। देखो, जो ग्रामिक था ना, ये ग्रामिक, ठीक है, गांव का प्रमुख, मतलब ग्रामिक का मतलब गांव का प्रमुख। ठीक है बच्चों, इसकी जब ये गांव का प्रमुख है, ठीक है, इसको कोई सलाह देने के लिए, जैसे कि हमने देखा था कि सम्राट था, उसको सलाह देने के लिए कौन होता था, मंत्री परिषद होती थी। इसी तरह बच्चों ये जो ग्रामिक है ना, इसको सलाह देने के लिए ना, इसको जो सलाह देने के लिए ग्रामिक को कौन होता था, ग्राम सभा होती थी, जो क्या करती थी, जो ग्रामिक को सहायता करती थी और जो विवाद होते थे गांव के स्तर पर उनको समाधान करती थी। ठीक है बच्चों, अब एक मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने ये दिखाया है कि जो हमारा प्रशासनिक संरचना है वो कैसे कार्य करती थी, वो कैसे चलती थी। देखना आपको, जो सम्राट है ना वो क्या होता था, केंद्रीय शासन देखता था केंद्र में। ठीक है, और केंद्र के नीचे हमें क्या देखने को मिलता है, प्रांत बच्चों। केंद्र, केंद्र से नीचे प्रांत, प्रांत से नीचे क्या मिलेगा, जिला, और जिला से नीचे क्या मिलेगा आपको, गांव। ठीक है बच्चों, जो प्रांत होता था उसका शासन कौन करता था, या तो कुमार करता था या फिर उसको राज्यपाल नाम से भी जाना जाता था, ई बुकों में लिखा है। ठीक है, तो जिला है, जिला क्या होता था, एक स्थानिक जो वहां के लोग होते थे वो करते थे। ठीक है, और जो गांव है उसका शासन कौन देखता था, ग्रामिक और ग्राम सभा। यानी कि बच्चों जो अभी तक मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो मौर्य साम्राज्य में प्रशासन कैसे होता था,
उसका एक मैंने सिंपल आपको फ्लो चार्ट के रूप में दिखा दिया है कि जो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन अलग अलग स्तर पर कैसे देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, फिर इसके अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो नगर है उसका प्रशासन कैसे होता था। नगर का जो प्रशासन होता था कैसे होता था, उसमें कार्य कैसे होते थे, क्या उसके लिए कोई समितियां बनाई जाती थी या कोई उप समिति देखने को मिलती थी, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि जो मैग्निज है ना, उसके अनुसार पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की क्या होती थी, सहमति होती हुई समिति जो होती थी, और जिसे 6 उप समितियों में बांटा जाता था। यानी कि जो मैग्निस्ट था, इसके अनुसार पाटलिपुत्र के जो नगर प्रशासन था उसके लिए 30 जो सदस्य थे उसकी एक समिति होती थी। ठीक है, और जो 30 लोग थे ना, जो एक समिति थी, उसको क्या कहा जाता था, उसको ना 6 उप समितियों में बांटा जाता था, और हर उप समिति में ना बच्चों 5 सदस्य देखने को मिलते थे। ठीक है, यानी कि पाटलिपुत्र मौर्य काल का पाटलिपुत्र मौर्य काल की भव्य और व्यवस्थित सुव्यवस्थित राजधानी थी। यानी कि भव्य थी, सुव्यवस्थित थी, जो कि जहाँ का ये किलेबंद थी। ठीक है, जिससे कि कोई बाहरी जो व्यक्ति है वो आक्रमण ना करे, और यहाँ पर सभी लोग जो शासन करते थे ना वो बैठने थे, वो आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की समिति बनाई गई। यहाँ की जो नगर प्रशासन है ना बच्चों, उसको चलाने के लिए क्या बनाई गई, 30 सदस्यों की समिति बनाई गई। जब 30 सदस्यों की जो समिति थी वो बनाई गई बच्चों, तो उसको क्या किया गया, 6 उप समितियों में डिवाइड किया गया। 6 उप समितियों में जब डिवाइड किया गया, 6 उप समितियों के अंदर हर एक समिति के अंदर हमें 5 सदस्य देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, जो 5 सदस्य देखने को मिलेंगे, जिससे कि जो नगर का प्रशासन है ना वो बिना रुकावट के आसानी से चल सके। इसके लिए ये 6 समितियां बनाई गई थी। ठीक है बच्चों, और इन समितियों का क्या कार्य होता था, हम अभी थोड़ी देर में देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस समितियों को क्या किया गया था, यानी कि जो 30 सदस्यों की जो समिति बनाई गई थी ना, इसको 6 उप समितियों में क्या किया गया, बांटा गया। ठीक है, नगर में स्वच्छता यानी कि साफ सफाई, व्यापार और जो कर व्यवस्था है उसके लिए सुरक्षा और जन सुविधाओं का प्रबंधन इसी समिति द्वारा किया जाता था। ठीक है बच्चों, यह प्रणाली मौर्य प्रशासन की संगठनात्मक क्षमता और दूरदर्शी सोच को दर्शाती है। ठीक है बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि जो 6 उप समितियां बनाई गई थी, आखिरकार वो कार्य क्या करती थी। कुछ तो उनका मकसद होगा ना, जिसलिए वो 6 उप समितियां बनाई गई थी, तो वो देखने की कोशिश करेंगे बच्चों। जो पहली उप समिति है ना, उसका क्या कार्य होता था, उसमें वो देखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों पहली उप समिति है ना, वो उद्योग और शिल्प की देख रेख करती थी। यानी कि जो भी उद्योग हो रहा था, जो भी वहां पे शिल्प का निर्माण हो रहा था, उसकी देख रेख का कार्य जो करती थी वो पहली समिति थी। फिर दूसरी समिति जो थी वो व्यापार और बाजार पर क्या करती थी, नियंत्रण रखने का काम करती थी। यानी कि व्यापार के अंदर किसी के साथ धोखा वगैरह तो नहीं हो रहा, बाजार में सही तरीके से कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, उस पर क्या करती थी, नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। और जो तीसरी समिति थी ना, वो जन्म मृत्यु का लेखा तथा पंजीकरण कर कार्य करती थी। मतलब यानी कि जो साम्राज्य था ना, उसमें कुछ लोगों का जन्म भी होता है, कुछ लोगों का मृत्यु भी होती है, तो उसका जो लेखा जोखा होता है ना, कि कौन व्यक्ति अभी जीवित है, कौन व्यक्ति नहीं है, किसका भी जन्म हुआ, तो इसका जो लेखा जोखा रखने का कार्य किया जाता ना बच्चों, वो तीसरी समिति के द्वारा किया जाता है। फिर चौथी जो समिति थी
जो कि कर वसूली एवं राजस्व संग्रह की थी। यानी कि ये जो टैक्स लगाया जाता था मौर्य साम्राज्य के अंदर, इसको वसूलने का काम इस समिति का था। फिर विदेशी यात्रियों की व्यवस्था, यानी कि जब मौर्य साम्राज्य में कोई विदेशी यात्री आता था, उसकी देख रेख की व्यवस्था करना, ये जो हमारी 5वीं समिति थी उसका कार्य था। ठीक है। फिर सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंधन करना, जैसे कि सड़क, प्रकाश, जल निकासी आदि की, ये 6ठी समिति थी। इसका ये कार्य होता था, जो कि जरूरत है जिन सुविधाओं की, उनको प्रोवाइड करवाना। ये 6ठी जो समिति थी उसका कार्य था बच्चों। ठीक है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो राजस्व यानी कर व्यवस्था थी, ठीक है, वो कैसे राज्य जो मौर्य साम्राज्य है उसको मजबूत और शक्तिशाली बनाने का कार्य करती थी। ठीक है। जो मौर्य साम्राज्य की आय आय जो यानी कि जो मौर्य साम्राज्य है उसकी आय का मुख्य स्रोत क्या था? कर था, जो कि वहां के व्यापार पे लगाया जाता था। जो कि कोई शासक है वो सुविधाएं दे रहा है तो उसके ऊपर लगाया जाता था। ठीक है बच्चों। जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत, अब जो मौर्य साम्राज्य है उसकी आय का मुख्य स्रोत क्या है? कार्य कर है, कर। ठीक है। फिर राज्य की आय का मुख्य सोर्स क्या है? भूमि कर, यानी कि जो जमीन पर कर लगता था ना, वो कर जो राज्य की आय के लिए मुख्य सोर्स का काम करता है। ठीक है। ये कर किस किस पे लगाते थे? व्यापार पे लगाते थे, वन पे लगाते, जो खनिज होते थे उस पे लगाते थे, जल जल जो होता था ना, जो जल सिंचाई के लिए यूज किया जाता था। सिंचाई के लिए, जो जल सिंचाई के लिए यूज किया जाता था बच्चों, उस पर ये क्या लगाते थे? टैक्स लगाते थे। पशु, शिल्प और मार्ग शुल्क, यानी कि जब आप व्यापार करते हो ना, तो अपना एक मार्ग से क्या करते थे? दूसरे मार्ग तक सामान ले जाते थे। जो मार्ग आप यूज करते थे ना, उस पे क्या ये लोग करते थे? टैक्स लगाते थे। ठीक है। आदि से क्या करते थे? आय प्राप्त करते। ये जो सब स्रोत है, जो सोर्स है ना, इससे क्या होती थी? आय प्राप्त होती थी। ठीक है बच्चों। कर वसूली के लिए, जो कर था उसकी वसूली के लिए विशेष अधिकारी जो थे वो नियुक्त होते थे, जो नियमित रूप से लेखा करते थे। यानी कि जो कर था उसकी वसूली के लिए आदमी जो होते थे वो नियुक्त किए जाते थे। ठीक है। ये क्या करते थे? नियमित रूप से उसका लेखा जोखा करते थे कि इस व्यक्ति से कर आ गया है, इस व्यक्ति से अभी कर नहीं आया है। ठीक है। तो इसका लेखा जोखा करने का काम ये लोग करते थे बच्चों। ठीक है। फिर इसके अंदर हम ये देखने की कोशिश करेंगे काराधान जो व्यवस्था थी वो न्याय संगत और नियमित थी, जिससे राज्य की आय स्थिर रहती थी। यानी कि जो काराधन व्यवस्था है वो न्याय संगत थी और नियमित थी, यानी कि ये समान रूप से सभी पर लगाई गई थी। ठीक है। और ये नियमित, यानी कि इसको नियमित रूप से लागू किया जा रहा था, जो कि मौर्य साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान दे रहा था। क्योंकि अगर कोई राज्य के पास वित्त नहीं होगा, यानी पैसा नहीं होगा, तो वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। और हर राज्य अपना विकास करने की कोशिश करता है, उसके लिए वो क्या करता है? राज्य के लोगों पर कर लगाने का प्रयास करता है। ठीक है बच्चों। अब हम इसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि जो न्याय व्यवस्था यानी जो मौर्य साम्राज्य था, इसके अंदर न्याय व्यवस्था किस रूप में देखने को मिलती है। ठीक है। यानी कि मौर्य साम्राज्य में न्याय व्यवस्था कैसी थी? संगठित थी और प्रभावी थी। ये देखो बच्चों, एक मैंने चित्र दिखाया है, ये दरबार में ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है। एक व्यक्ति बैठा होता है जो आपकी ना कंप्लेंट लिख रहा होता है। ठीक है। जो आपकी कंप्लेंट लिख रहा होता है कि आप किस चीज को लेकर न्याय चाहते हो। ठीक है। तो वो जो व्यक्ति इसको बताता था, उसके अकॉर्डिंग दोनों पक्षों की बात सुनी जाती थी और इस प्रकार कुछ न्याय होता होगा। जैसे आप एक एपिसोड मैंने इस नाम से आता है, तेनाली रामा करके एक एपिसोड आता है, शायद सोनी सब पे ही आता है। ठीक है।
अभी आता था या आता है अभी मेरे को नहीं पता, लेकिन देखा है मैंने एक दो बार। तो उसके अंदर जो प्रशासन चलाया जाता था बच्चों, कुछ इसी तरीके का आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप इसके साथ आपको ना रिलेट कर सकते हो। इसको काफी बढ़िया से आपको उसमें समझ में आ जाएगा। उसको अगर देखते हो तो ठीक है, नहीं भी देखते हो तो भी आपको समझ आ जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। यानी कि सम्राट क्या होता था, जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। यानी कि मौर्य साम्राज्य के अंदर सम्राट जो होता था वो क्या होता था, सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, और अंतिम निर्णय उसी का होता था। यानी कि साम्राज्य के अंदर कोई भी अंतिम जो निर्णय लेता था वो सम्राट लेता था, चाहे वो न्याय के मामले में हो, चाहे वो किसी और के मामले में हो, ठीक है। और राज्य के विभिन्न स्तरों पर न्यायालय स्थापित किए। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था, इसके मौर्य साम्राज्य के अंदर जो विभिन्न स्तर देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, जैसे हमने देखा था कि केंद्र, प्रांत, जिला और उसके नीचे गांव था। तो उनके हर स्तरों पे ना क्या होते थे, न्यायालय स्थापित थे, जहां क्या होता था, मामलों की सुनवाई होती थी। न्यायाधीशों को धर्मशास्त्र कहा जाता था, और वे धर्म, व्यवहार और राजज्ञ के आधार पर क्या करते थे, न्याय करते थे। अपराध के अपराध जिस अकॉर्डिंग होता था, उसके अंदर क्या होता था, उसके अकॉर्डिंग दंड निर्धारित किया जाता था। दंड का उद्देश्य क्या होता था, जो दंड का उद्देश्य है उसमें सुधार, उसका उद्देश्य होता था सुधार, राज्य की सुरक्षा। दंड दिया जाता था, उसका एक उद्देश्य यह था कि अगर कोई व्यक्ति कोई नियम, कायदे, कानून ना मानता, ठीक है, तो अगर उसे दंड दिया जाता है तो वो दोबारा से क्या करेगा, उन नियमों का, उन कायदों का, उन कानूनों का उल्लंघन नहीं कर पाएगा, ठीक है, जो कि राज्य की सुरक्षा के लिए काफी आवश्यक होता है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य यह था कि जो राज्य व्यवस्था है, कानून है, उनके सुधार हो सके, और राज्य जो शासन है वो सुरक्षित रह सके, ठीक है। और न्याय प्रक्रिया कैसे होती है, लेकिन साक्ष्य, गवाहों और शपथ के आधार पर चलती थी। यानी कि जो वहां की न्याय व्यवस्था थी, यानी कि जो न्याय की प्रक्रिया है, वो लिखित साक्ष्यों के द्वारा, गवाहों के द्वारा और शपथ के साथ चलती थी बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य है, इसकी सेना जो है वो के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। मौर्य साम्राज्य की सेना के बारे में हम बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो मौर्य साम्राज्य की सेना थी वो विशाल थी, काफी बड़ी सेना थी। विशाल यानी बड़ी, संगठित और शक्तिशाली। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था उसकी जो सेना थी वो विशाल थी, संगठित थी, मिलकर रहने वाली, ठीक है, और काफी शक्तिशाली सेना थी, ठीक है। सेना के अंदर हमें ना 5 प्रकार की सेना देखने को मिलती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। पहली जो है वो पैदल सेना, यानी कि सेना का सबसे बड़ा भाग था। जो सेना थी मौर्य साम्राज्य के अंदर, उसमें जो सबसे बड़ा जो भाग था ना, वो किसका था, पैदल सेना का। यानी कि सबसे बड़ा भाग पैदल सेना का था। लाखों पैदल सैनिक साम्राज्य की सुरक्षा करते थे, ठीक है बच्चों। फिर घुड़सवार सेना, तेज गति से आक्रमण और संदेश पहुंचाने के लिए प्रयुक्त होती। यानी जो घुड़सवार सेना थी ना, वो तेज गति से, अगर जल्दी आक्रमण करना हो तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जो संदेश है वो जल्दी पहुंचाने के लिए किया जाता था। फिर गज सेना, यानी कि हाथी सेना। मौर्य सेना की विशेष शक्ति युद्ध में हाथियों का उपयोग और शत्रुओं की पंक्तियों को तोड़ने के लिए किया जाता था। यानी कि बच्चों, जो मौर्य सेना, मौर्य जो साम्राज्य था, ठीक है, इसके अंदर जो मौर्य सेना के अंदर विशेष जो शक्ति थी, वो युद्ध में हाथियों का उपयोग किया जाता था, जिससे कि जो शत्रु हैं उनकी जो पंक्तियां हैं उनको तोड़ने का काम किया जाता था इसके अंदर। फिर रथ सेना, यानी कि प्राचीन युद्धों में इसका महत्वपूर्ण योगदान था, हालांकि समय के साथ इसका महत्व कम होता गया। नौसेना, नदियों एवं समुद्री मार्गों की सुरक्षा तथा व्यापार की रक्षा के लिए नौसेना मजबूत होती थी। ये देखिए कुछ हाथी सेना थी इस टाइप की, ठीक है। ये देखना कुछ घुड़सवार सेना थी, और ये देखना रथ सेना थी, और ये कुछ देखना पैदल सैनिक जो चल रहे,
ये पैदल सेना थी। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य है उसकी गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, यानी कैसे लोग एक राज्य से दूसरे राज्य की जानकारियों को प्राप्त करते थे। ठीक है बच्चों, यानी कि मौर्य साम्राज्य में गुप्त सूचना प्राप्त करना शासन की मजबूती और सुरक्षा की रीढ़ थी। यानी कि जब हमें पता होगा कि गुप्त रूप से हमारे राज्य के आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, तो अगर हमें पता होगा तो हम उसके बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे खिलाफ, हमारे आगे या पीछे कोई युद्ध की योजना बना रहा है, तो उसकी अगर सूचना नहीं होगी तो वो हम पे आक्रमण कर सकता है। ठीक है, तो उसकी ये क्या करते थे, गुप्तचर रूप से उनके विचारों को जानने की कोशिश करते। ठीक है, यानी कि अधिकारी सीमावर्ती प्रदेशों और शत्रु जो राज्य होते थे उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण जो नजर थी वो रखी जाती थी बच्चों। ठीक है, इनके द्वारा गुप्तचर जो थे वो विशेष कर विभिन्न रूपों में रहते थे और गोपनीय सूचनाएं करते थे। यानी कि ये जो थे वो एक जगह पे नहीं रहते थे, अलग अलग जगह पे रहते थे। वो चुपके से ना वहां की जो सूचनाएं होती थी उनको क्या करते थे, एकत्रित करने का कार्य करते थे बच्चों। ठीक है, तो जो गुप्तचरों की रिपोर्ट सीधे किसको जाती थी, सम्राट को दी जाती थी। यानी कि जो गुप्तचर थे वो क्या करते थे, सीधे जो रिपोर्ट है ना वो किसको देते थे, सम्राट। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था उसमें सबसे प्रमुख शासक कौन था, सम्राट था, जो कि अंतिम निर्णय लेने का कार्य करता था। तो इसकी सूचना ना सम्राट को दी जाती थी। असंतोष, विद्रोह या षड्यंत्र की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जाती। यानी कि जो असंतोष है, वो विद्रोही या षड्यंत्र की जो सूचना है वो मिलते ही क्या होता था, वो सूचना जो मिलते ही ना उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती थी। और गुप्तचर 4 प्रकार के थे। गुप्तचर जो थे वो 4 प्रकार थे। सन्यासी, यानी धार्मिक व्यक्ति के रूप में रहकर सूचनाएं एकत्र करते थे। ये क्या करते थे, जो गुप्त थे सन्यासी से, ये धार्मिक रूप में रहकर, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तो ये जब आने जाने में ये क्या करते थे, तो गुप्त रूप से सूचनाओं को क्या करते थे, इकट्ठा कर लेते थे। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लो कहीं दूसरी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा हूँ, तो भाई मेरे को कुछ सूचनाएं मिलती है कि हाँ इस स्टेट में ऐसा चल रहा है, इस स्टेट के बारे में, इस स्टेट में ये कार्य हो रहा है, इस स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, ऐसे मेरे को सूचनाएं पता चलती है। तो कुछ सूचनाएं होती जो महत्वपूर्ण होती मेरे लिए, कि हाँ ये मेरे को नुकसान क्या देगा, अगर वो मुझे पहले से ही पता है ना तो क्या मैं अलर्ट रहूंगा ना उसके प्रति। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार जो सन्यासी थे वो धार्मिक व्यक्ति के रूप में रहकर सूचना क्या करते थे, एकत्र करते। और व्यापारी, यानी व्यापार के बहाने विभिन्न स्थानों पर जाकर जानकारी जुटाते थे। जो व्यापारी होते थे एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य में जाकर व्यापार के बहाने से जाते थे और उस साम्राज्य के अंदर क्या चल रहा है, क्या हमारे खिलाफ वो कोई षड्यंत्र बना रहे हैं, ठीक है, उसकी क्या करते थे ये लोग, जानकारी इकट्ठा करते थे बच्चों। ठीक है, फिर गृहस्थ, यानी सामाजिक मेलजोल के माध्यम से गोपनीय सूचनाएं प्राप्त करती, यानी कि जो महिलाएं होती थी ना घर की, उस क्या करती, समाज में एक दूसरे के साथ रहकर उसके माध्यम में से क्या करती थी, समाज के अंदर की जो सूचनाएं होती थी वो गुप्त रूप से क्या करती थी, इकट्ठा करती थी बच्चे। जो विद्यार्थी है वो शिक्षा या सेवा के बहाने लोगों की गतिविधियों पर नजर रखते थे। यानी जो विद्यार्थी है और कोई सेवा वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो बहाने उसके बहाने क्या करते थे, ये वहां के प्रशासन पर नजर रखते थे, लेकिन काम करते थे, उसकी गतिविधियों को देखते थे और उनके सूचनाओं को इकट्ठा करते थे। ठीक है बच्चों, फिर कलाकार भाट, यानी कि मनोरंजन के बहाने नगरों और दरवाजों में जाकर सूचनाएं जुटाते थे। यानी कि ये लोग क्या करते थे, ये कलाकारी करते थे। ठीक है, ये कलाकारी के जरिए सम्राट होता है उसके राज्य में जाते थे, वहां की सूचनाओं को इकट्ठा करते थे और वहां पे जाके क्या करते थे,
उस शासन में कैसा क्या चल रहा है उसके बारे में क्या करते थे, सूचनाएं जो थी वो इकट्ठा करते थे बच्चों। ठीक है, अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि, एक मिनट बच्चों, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था, अब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमने ये तो देख लिया बच्चों जो मौर्य साम्राज्य था उसका प्रशासन कैसे चलता था। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे जो मौर्य साम्राज्य है उसकी जो उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है हमें देखने को मिलती है। ये देखना आप, ये आपको कैसा दिख रहा है, कृषि यानी कि खेती बाड़ी की जाती होगी। देखना व्यापार, आपको यहाँ पे वस्तुएं मिलती थी, यहाँ पे सामान खरीदे और बेचे जाते थे, और उसके लिए अर्थव्यवस्था में सिक्कों का प्रयोग होता था। तो मैंने ये तीनों चीजें आपको चित्र के माध्यम से दिखाने की, यहाँ पे खेती यानी कृषि की जाती थी, व्यापार होता था, उसके लिए जो व्यापार में वस्तुओं को आने और ले जाने के लिए, लेने के लिए ना वस्तुओं को, उसके लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि कृषि, व्यापार, उद्योग एवं मुद्रा पर आधारित ये काफी समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। यानी कृषि की बात करते हैं, कृषि जो थी वो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार थी। अधिकांश लोग किस पे थे, कृषि पर निर्भर थे। ज्यादातर जो लोग थे मौर्य साम्राज्य के अंदर वो कृषि पर क्या करते थे, निर्भर रहते थे। और यहाँ पे गेहूं, जौ, धान तथा अन्य जो फसलें होती थी वो उगाई जाती थी, उनकी खेती की जाती थी। तो सिंचाई के लिए नहरों, तालाबों और कुओं का जो जल होता था उसका उपयोग करते थे बच्चों। ठीक है, फिर व्यापार का व्यापक विकास, यानी कि जो यहाँ के लोग थे वो आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों करते थे। यानी कि अपने साम्राज्य के अंदर व्यापार तो करते ही करते थे, ये दूसरे साम्राज्य में भी जाकर क्या करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, और स्थल और समुद्री मार्गों से व्यापार किया जाता। ये जो मौर्य साम्राज्य के लोग थे ये स्थल से और समुद्र से दोनों तरीकों से क्या करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, फिर है पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैनी प्रमुख केंद्र थे। यानी कि कभी कभी ये पूछ लेता है कि क्वेश्चन, जो मौर्य साम्राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन से थे। ठीक है, वो कौन थे, पाटलिपुत्र था, राजधानी था, ये तो याद रहना चाहिए आपको, तक्षशिला था और उज्जैनी, ये क्या थे, प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। फिर उद्योग एवं शिल्प, यानी कि वस्त्र, धातु, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, हाथी दांत की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। यानी कि यहाँ पे उद्योग होते थे, कुछ शिल्प होते थे, वस्त्र निर्माण किए जाते थे, कपड़े बनाए जाते थे, धातुएं बनाई जाती थी, मिट्टी के जो बर्तन होते थे कुम्हार बनाते थे। ठीक है, आज भी देख लोगे आप, गांव में रहते होगे तो देखना मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, घड़े बनाए जाते हैं, चूल्हे बनाए जाते हैं खाना पकाने के लिए। ठीक है, और शिल्पकारों और कारीगरों का राज्य का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, इसके लिए अब व्यापार हो रहा है तो उसके लिए कुछ मुद्रा तो होंगी, उसका मुद्रा का क्या होता था, प्रचलन होता था यहाँ पे। यानी व्यापार में पंच चिन्हित सिक्कों का उपयोग किया जाता है, इससे व्यापार और लेन देन अधिक सुगम यानी कि सरलता से हो पाता था। ठीक है, अब हम देखने की कोशिश करेंगे मौर्य साम्राज्य का अंतिम पॉइंट, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था इसका पतन कैसे हुआ, इसके क्या कारण थे पतन के। ठीक है, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था बच्चों, इसके पतन के कई कारण माने जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ कारणों को देखने की कोशिश करेंगे। यानी कि अयोग्य उत्तराधिकारी, मतलब इसका मतलब क्या है, देखो जो शासक थे अशोक के बाद जो राजा बने वे शासकों अशोक के जितने योग्य नहीं थे। यानी कि जब सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के ना राजा बने, ठीक है, ठीक है, वो काफी शक्तिशाली थे। उनके बाद अशोक के बाद जो राजा बने वे अशोक जितने योग्य और शक्तिशाली नहीं थे। इससे शासकों में क्षमता की कमी, यानी जो वहां का शासक थे उनके बीच क्या क्षमता जो थी उनकी कमी, क्षमता की कमी आई और साम्राज्य को संभालना उनके लिए कठिन हो गया क्योंकि वो शक्तिशाली नहीं थे।
और उनको जो साम्राज्य था काफी बड़ा था, उसको संभालने की उनकी क्षमता नहीं, ठीक है। फिर है विशाल साम्राज्य, यानी जो मौर्य साम्राज्य है, यानी कि मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल था, काफी बड़ा था। इतने बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखना क्या होता था, मुश्किल होता था। तो दूर दराज के प्रांत जो उनमें क्या होता था, विद्रोह होने लगा। अब हमने देखा था, आपको बताया था कि पहले क्या होता था, पहले आपका देखो केंद्र में शासन होता था, फिर प्रांत के, फिर गांव, फिर आपको प्रांत, फिर जिला, फिर गांव, ऐसे में देखने को मिलता था। जो वहां के दूर दराज के प्रांत थे ना, उनमें क्या होने लगा, विद्रोह होने लगा, प्रशासनिक कमजोरी एवं भ्रष्टाचार, यानी कई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करने लगे, भ्रष्टाचार बढ़ा और शासन की जो कार्य क्षमता थी उसमें कमी देखने को मिली। आर्थिक संकट, यानी कि विशाल सेना, प्रशासन और महल आदि पर बहुत खर्च होता था, क्योंकि भाई काफी बड़ा साम्राज्य था, तो इस पे खर्च तो होना स्वाभाविक था ना। यानी कि विशाल सेना, जो प्रशासन, महल आदि पर बहुत खर्च होता था, इससे राजकोष जो था वहां खाली होने लगा और आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, ठीक है बच्चों। फिर अशोक की अहिंसा की नीति, यानी कि अशोक ने जो है वो युद्ध को त्याग दिया। अशोक ने कब से युद्ध को त्याग दिया, कलिंग युद्ध का जो परिणाम हुआ था उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और उसके बाद जो उन्हें अहिंसा जो है उसको क्या किया, त्याग दिया, अहिंसा की नीति अपना ली, यानी मतलब हिंसा जो थी उसका त्याग कर दिया था, ठीक है। और विस्तारवादी नीति समाप्त कर दी, इससे सेना कमजोर हुई और साम्राज्य की क्या हुई, सुरक्षा जो है कम हुई। प्रांतीय विद्रोह, साम्राज्य जो था उसके दूर दराज प्रांतों में असंतोष बढ़ा, उनमें लड़ाई झगड़ा हुआ और कई जगह विद्रोह होने लगा। जो केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण नहीं था जिसपे, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम देखने की कोशिश करेंगे विदेशी आक्रमण, यानी कि उत्तर पश्चिम सीमा पर यूनानी यानी यवन आक्रमण और अन्य विदेशी शक्तियों का दबाव बढ़ गया। सीमाओं की सुरक्षा क्या हो गई, मुश्किल, उनके सीमा जो थी उसकी सुरक्षा क्या मुश्किल में आ गई थी। केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना है, राजा कमजोर होने लगे और मंत्रियों तथा अधिकारियों में एकता की कमी, यानी कि जो केंद्रीय सत्ता कमजोर होने का मतलब है जो हमारा मेन शासक है वो कमजोर होगा, तो मंत्री परिषद भी हमें कमजोर देखने को मिलेगी, ठीक है। जिससे जो है केंद्रीय जो सत्ता है वो कमजोर देखने को मिली। सेनापति या पुष्यमित्र शुंग का विद्रोह, यानी मौर्य सेना के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहस्पति के खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने जानने की कोशिश ये की कि जो हमारा मौर्य साम्राज्य था ये कैसे बना, इसके अंदर कौन कौन से शासक थे, ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था वो कौन था, वो अशोक था बच्चों, ठीक है। वो अशोक था, ठीक है। और अशोक के बाद उसने अपने अभिलेख छपवाए, ठीक है। इसके अंदर हमने उसके अभिलेखों के बारे में जाना, अभिलेखों में क्या लिखा होता था, उसके विचार लिखे होते थे, उसके संदेश लिखे होते थे, उनके बारे में जाना, ठीक है। फिर हमने ये जानने की कोशिश करी कि जो अभिलेख होते थे वो किस भाषा में और किस लिपि में लिखे जा देते थे। कोई चीज आप लिखते हो तो उसकी एक भाषा होती है, उसकी एक लिपि होती है। आप हिंदी लिखते हो, हिंदी एक भाषा है, उसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। तो ऐसे ही उनकी लिपि होती थी, उसके बारे में हमने जाना, ठीक है। फिर हमने ये जानने की कोशिश करी जो मौर्य साम्राज्य था उसका प्रशासन कैसे होता था, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में जानने की कोशिश करी, और लास्ट में बच्चों हमने उसका पतन कैसे हुआ उसके बारे में जानने की कोशिश करी। और बच्चों आपको मैं आशा करता हूँ काफी बढ़िया से समझ में आया होगा। और इसके बाद बच्चों इस वीडियो का, इस चैप्टर का हम पार्ट 3 लाएंगे, जिसके अंदर हमारे कुछ टॉपिक बचे हैं बच्चों, ठीक है, उनका अध्ययन करेंगे। और लास्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें इस चैप्टर का अंत हो जाएगा जहां तक है।